तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। तो बच्चे, आप भी देख रहे होंगे कि सर ये टाइम तो डेली सीए की है। थोड़ा सा आज के जो हमारे लेक्चर्स हैं उसके अंदर थोड़े से चेंजेस किए गए। तो आपकी जो मॉर्निंग डेली सीए वाली क्लास है बच्चे, वो होगी आपकी इवनिंग में, और जो इवनिंग वाली क्लास थी वीकली वाली, वो आज पहले जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। ठीक है, तो टेंशन मत लेना कि सर जो आज हमारे करंट अफेयर्स हैं तो उनके रिलेटेड क्वेश्चंस तो आप पूछने वाले नहीं। तो जितना भी आप कल कर चुके हैं वहां तक के जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं बच्चे, इस वीकली के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज वाले जो होंगे सैटरडे वाले, तो नेक्स्ट वीकली के अंदर ये वाले जो करंट अफेयर्स होंगे इनके एमसीक्यूज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो जरा स्टार्ट करें आज का हमारा सेशन। तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक के ऑनलाइन सभी ने करंट अफेयर्स रिवाइज कर चुके होंगे, आई थिंक सो अच्छे से रिवाइज हो चुके होंगे। आइए जरा फिर देखते हैं बच्चे एक बार क्वेश्चंस रिलेटेड टू दी करंट अफेयर्स। तो आज के सेशन के अंदर हम बच्चे मार्च थर्ड वीक के इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं उन्हें हम कवर करने वाले हैं, 15 से लेकर 21 ऑफ द मार्च तक के। ठीक है, तो 21 तो नहीं लिखेंगे यहाँ पर, अब 20 लिखेंगे, क्योंकि आज वाला जो है करंट अफेयर्स हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट्स को जो नए हैं, तो बच्चे आपको बता देते हैं कि वीकली सेशन के अंदर हम जितने भी हमारे करंट अफेयर्स होते हैं वीक के अंदर उन्हें कवर करते हैं, रिवाइज करते हैं थ्रू एमसीक्यूज। 40 एमसीक्यूज होंगे, कमेंट सेक्शन के अंदर आप साथ साथ आंसर करते चलेंगे, और एट एंड ऑफ द सेशन आप मुझे बताएंगे कि आपके आउट ऑफ 40 कितने क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हुए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बच्चे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो फेस्टिव सेल जो बच्चे ऑन है, 50% आपको ऑफ मिलेगा सभी सब्सक्रिप्शन और कोर्सेज के ऊपर। सिंपल आपको कूपन याद रखेंगे, जो कोड आप यूज करेंगे दैट इज द फेस्टिव 50 परचम ऐप के ऊपर, और आपको 50% सभी कोर्सेज और सब्सक्रिप्शन के ऊपर जो बच्चे ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्पेशली फॉर द बिहार और ओडिशा स्टूडेंट्स। तो अगर आप बच्चे बीपीएससी 72nd बीपीएससी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं 2026, तो आपके लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है। मंडे से क्लासेस स्टार्ट होंगी 23 ऑफ द मार्च। एंड सिमिलरली अगर आप ओडिशा पीएससी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए भी बच्चे क्रैश कोर्स अवेलेबल है, और यहाँ पर क्लासेस जो है वो 25 ऑफ द मार्च में स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो अगर आप जल्दी जल्दी से अपने प्रीलिम्स का सिलेबस कवर करना चाहते हैं 2026 के अंदर, बीपीएससी या फिर ओडिशा पीएससी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, अपीयर होना चाहते हैं, तो इससे आप अपना प्रीलिम्स का सिलेबस जो है वो क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। चलो तो आज स्टार्ट करते हैं बच्चे। जी हाँ बच्चे, आज थोड़ा टाइमिंग चेंज है। आज आपका डेली सीए जो है वो इवनिंग के अंदर होगा और वीकली वाला सेशन सुबह होगा। ठीक है, तो सब बढ़िया चल रहा है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, और आ जाइए जरा कमेंट सेक्शन के अंदर और मुझे बताइए जरा थीम ऑफ नेशनल वैक्सीनेशन डे 2026। नेशनल वैक्सीनेशन डे 2026, और इस साल बच्चे थीम थी क्या? ए, बी, सी और डी? हाँ जी, सैटरडे वाले जो आज वाले डेली सी होगी वो नेक्स्ट वीक के अंदर हम कवर कर लेंगे। ए, बी, सी और डी। और कौन से डे को बच्चे हम एक्चुअल में सेलिब्रेट करते हैं, कौन से डे को जो है हम कमेमोरेट करने के लिए हमने 16 ऑफ द मार्च जो है उसे चूज किया है एज द नेशनल वैक्सीनेशन डे? आने दो आंसर्स कमेंट सेक्शन के अंदर साथ साथ ही। 16 ऑफ द मार्च को हम चूज करते हैं एज द नेशनल वैक्सीनेशन डे। रीजन क्या है? पोलियो। जी हाँ, तो हमने पोलियो से रिलेटेड जो है पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था। कौन सी ईयर के अंदर? ऑनलाइन कौन से ईयर के अंदर हमने लॉन्च किया था पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और कौन से ईयर के अंदर हमने ये डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया जो है वो अब पोलियो फ्री हो चुका है? क्या हमने नहीं, डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया था। पोलियो फ्री इंडिया डिक्लेयर किया गया था 2014 के अंदर, और हमने पोलियो वाला जो इम्यूनाइजेशन ड्राइव थी, प्रोग्राम था, वो 1995 के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट। तो आंसर जो है दैट इज इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल, और ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेशनल वैक्सीनेशन डे डेट याद रखेंगे 16 ऑफ द मार्च। और बच्चे to acknowledge the and appreciate the hard work of the frontline healthcare workers to ensure the vaccination of every child. So the National Vaccination Day was celebrated for the first time on 16th of the March 1995. इस साल जो बच्चे थीम है दैट इज इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। तो हम 1995 को बच्चे हमने पोलियो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था, तो इसी डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम जो है 16th ऑफ द मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। और इंडिया को 2014 के अंदर डब्ल्यूएचओ की तरफ से पोलियो फ्री कंट्री जो है डिक्लेयर किया जा चुका था।
एक छोटा सा होमवर्क बच्चे आप मुझे बताएंगे। वर्ल्ड के अंदर कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर अभी भी पोलियो के केसेस आपको देखने को मिलते हैं? गूगल करना है, गूगल आप कर सकते हैं। वर्ल्ड के अंदर कौन सी ऐसी कंट्रीज अभी भी एग्जिस्ट करती हैं जहां पर पोलियो के केसेस हैं? हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट हम 12 ईयर्स पहले पोलियो मुक्त हो चुके हैं। तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे जो है बच्चे वो 10th ऑफ द नवंबर है और नेशनल वैक्सीनेशन डे 16th ऑफ द मार्च। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं। 15th ऑफ द मार्च, तो बच्चे 15th ऑफ द मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। 15th ऑफ द मार्च इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट द इस्लामोफोबिया। 16th ऑफ द मार्च बच्चे सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे जो अभी हम कल डिस्कस कर रहे थे। 17th of the March Narcotics Control Bureau NCB Raising Day. Then 18th of the March Ordnance Factory Day. 20th of the March World Sparrow Day. International Day of Happiness. Okay, International Day of Happiness से याद आया, हैप्पीनेस इंडेक्स भी तो रिपोर्ट आ चुकी है ऑनलाइन। हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट, इंडिया की रैंक क्या चल रही है? ज्यादा हैप्पी है या कम हैप्पी है? क्या लग रहा है सर? जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो तो हैप्पी लग रहे हैं, बच्चे कम हैप्पी हैं। हमारी रैंक भी पीछे चल रही है। जी हाँ, 116 रैंक चल रही है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस या हैप्पीनेस इंडेक्स के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो। 20th ऑफ द मार्च फ्रेंच लैंग्वेज डे, 20th ऑफ द मार्च वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे एंड 21st ऑफ द मार्च आज जो है बच्चे दैट इज द वर्ल्ड पेपेट्री डे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज के अंदर था बच्चे एक फोर्स मैज्योर क्लॉज रेफर्स टू, किससे रिलेटेड है फोर्स मैज्योर क्लॉज? ए बी सी और डी। मॉडरेट है, ना ही ज्यादा हैप्पी है ना ही ज्यादा दुखी है, कोई बात नहीं। रुको, अभी आने वाले क्वेश्चंस आपके ऐसे ट्रिक्स वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, फिर बताना ज्यादा दुखी है या ज्यादा हैप्पी है। 37 क्वेश्चंस करेक्ट करने, ध्यान से। आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चे, सस्पेंशन ऑफ कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ड्यू टू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स। जी हाँ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब ये न्यूज में था क्यों? तो यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में जो बच्चे वॉर चल रही है तो उसकी वजह से जो गल्फ कंट्रीज हैं तो वो ऑयल प्रोवाइड नहीं कर पा रही। उनके पहले से एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो एग्रीमेंट्स के अंदर लिखा होता है कि अगर ये कंट्रीज हमें ऑयल प्रोवाइड नहीं कर पाएंगी तो इन्हें कुछ पेनल्टीज या फिर कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। लेकिन उसके अंदर एक क्लॉज लिखा होता है और उस क्लॉज को हम बोल देते हैं फोर्स मैज्योर क्लॉज, कि अगर कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, वॉर लाइक सिचुएशन होगी, तो अब हम आपको ऑयल कैसे प्रोवाइड करेंगे, हमारे ऊपर कोई कंपनसेशन नहीं लगेगा। तो ये क्लॉज जो है इसी वजह से न्यूज के अंदर रहता है। तो मेजर गल्फ एनर्जी प्रोड्यूसर जैसे कि कतर, कुवैत, बहरीन, दे हैव इन्वोक्ड द फोर्स मैज्योर ऑन द ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट्स ड्यू टू शिपिंग डिसरप्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक लिंक्ड टू द 2026 ईरान वर्सेस यूएस एंड इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो क्लॉज है बच्चे, इट इज अ लीगल क्लॉज इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट अलाउज द पार्टी टू सस्पेंड और टर्मिनेट इट्स ऑब्लिगेशन, कि अब हम आपको ऑयल या फिर गैस प्रोवाइड नहीं कर सकते विदाउट पेनल्टी इवन व्हेन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अनफोर्सिबल इवेंट मेक्स फुलफिलमेंट इम्पॉसिबल। अब वॉर चल रही है, वो बोल रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से कुछ निकलने नहीं दे रहा है, ईरान बंद हो चुका है, मिसाइल्स अटैक हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ऑयल वेल्स के ऊपर, तो हम कहां से आपको ऑयल दे, तो हमारे ऊपर पेनल्टीज नहीं लगेंगी। तो इसी वजह से इस क्लॉज को जो है वो यूज किया जाता है। So it is essentially it pauses the contract because the circumstances are beyond the control of the parties involved. आगे, so the term is French, literally translating to the superior force. It is rooted with the civil law, but it is now a standard feature in the international commercial contracts and maritime law worldwide. तो सिंपल बच्चे बस क्लॉज याद रख लेंगे कि क्लॉज का मतलब क्या है और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आज सुबह सुबह, हाँ जी बच्चे, आज सुबह सुबह आपको डेली से शाम को हो जाएगा इवनिंग के अंदर, और वीकली सुबह सुबह हो जाएगा। नेक्स्ट, विक्रम दोराईस्वामी विल सक्सीड whom एज इंडियाज एम्बेसडर टू चाइना। हमारे चाइना के, इंडिया के जो एम्बेसडर होंगे चाइना में नए आ रहे हैं, दैट इज विक्रम दोराईस्वामी। इन्हें सक्सीड करेंगे ए बी सी और डी। मेरा नेम क्या है? वेरी गुड। ये बच्चे कौन है जो मेरा नेम, अच्छा मेरे नेम के ऊपर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। पहले तो मुझे ये बताओ कि मेरे नेम के स्पेलिंग है क्या, क्योंकि मेरे नेम के स्पेलिंग अलग अलग चलते हैं। कोई मुझे ASHMIT लिख देता है, कोई ASHMET लिख देता है। ठीक है, तो बच्चे अश्मीत ASHMEET है, अश्मीत सिंह कंग।
तो नहीं, ये देखो आ गया ना आईटी वाले, अभी तभी अभी मैंने बोला कि ये नेम अलग अलग चल रहे हैं मेरे, डबल ईटी आएगा। ठीक है? आगे से मैं ये बोलूंगा कि जो थंबनेल्स है ना, थंबनेल्स के नीचे लिख दो पूरा नेम। हाँ जी, बताओ बच्चे। तो चाइना के नए एम्बेसडर बनने वाले विक्रम दोराईस्वामी, और ये सक्सीड करेंगे प्रदीप कुमार रावत जी को। जी हाँ, ऑप्शन सी बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आ गया हमारे पास विक्रम दोराईस्वामी, जो कि होंगे अब नए एम्बेसडर टू चाइना, और ये बच्चे सक्सीड करेंगे प्रदीप कुमार रावत जी को। तो जो दोराईस्वामी है वो 1992 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं। करंटली वो बच्चे इंडियन हाई कमिश्नर टू यूके के अंदर हैं। ठीक है, करंटली इंडियन हाई कमिश्नर टू यूनाइटेड किंगडम्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सी स्टेट है बच्चे जो होस्ट करेगी नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026? ए बी सी और डी, ए बी सी और डी कहां पर होंगे नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप? और फिर मुझे बच्चे एक और बता देना आप। ठीक है, तो मुझे साथ ही में आप बताएंगे कि दैट जो हमारे पास एशियन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है वो भी कहां पर होगी? एशियन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पर होगी? और रिसेंटली लास्ट हमने एक वीकली के अंदर पढ़ा था, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कहां पर हो रही हैं? ये थोड़े से ना नए वाले हैं करंट अफेयर्स। जापान के अंदर होंगे। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, जापान के अंदर होंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कहां पर हो रही हैं बच्चे? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल गेम्स आने के चांसेस रहते हैं। छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सी स्टेट है जहां पर नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगी? तो नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप होने वाली है बच्चे ओडिशा के अंदर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो कलिंग स्टेडियम विल होस्ट द नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। कलिंग स्टेडियम जो कि है बच्चे कहां पर भुवनेश्वर के अंदर, इज सेट टू होस्ट द नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 19 से लेकर 21 ऑफ द मार्च तक चलने वाली है। तो द इवेंट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द ओडिशा गवर्नमेंट। अगर एशियन पैरा गेम्स की बात करेंगे 2026, तो वो होंगी कहां पर? जापान के अंदर। जापान की सिटीज है जैसे कि आईची और नगोया। आईची और नगोया कहीं पर पढ़ा हुआ है इनके बारे में ऑनलाइन? यस और नो? आईची टारगेट्स कुछ याद आ रहा है? आईची टारगेट्स यस और नो के अंदर आंसर करना बस। सर हमारे पास पहले कुछ हुआ करते थे आईची टारगेट्स। अभी आप पढ़ते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हम 2030 तक कंप्लीट करने, उनसे पहले जो टारगेट रखे गए थे ना, तो वो बच्चे उन टारगेट्स को बोलते थे आईची टारगेट्स। सिमिलरली नगोया, जापान की सिटी है एक छोटी सी नगोया, ये कहां पर पढ़ते हैं हम? नगोया, नगोया, नगोया प्रोटोकॉल पढ़ा होगा कभी आपने इन्वायरमेंट के अंदर? नहीं पढ़ा, गूगल करो बच्चे। 1992 अर्थ समिट पढ़ा होगा आपने, रियो डी जेनेरियो के अंदर होता है। वहां पर हम एक जो है बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन सीबीडी, कंजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसके अंदर हम लेकर आते हैं नगोया प्रोटोकॉल, अमेंडमेंट की जाती है उसके अंदर। ठीक है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, लिख लो अभी से। आईची टारगेट्स पढ़ना है आज क्लास के बाद, नगोया प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ना है। छोटी छोटी सी चीजें अपने अंदर जो है नोट्स के अंदर ऐड ऑन करते चलो, इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आगे चलते बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास है फुजेरा पोर्ट रिसेंटली इन न्यूज ड्यू टू द अटैक। कौन सी कंट्री के अंदर है बच्चे फुजेरा पोर्ट? ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। तो ये पोर्ट है कहां पर? बी और सी, फुजेरा पोर्ट। आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यूएई के अंदर है ये फुजेरा पोर्ट। तो अब न्यूज के अंदर क्यों था? तो बच्चे ईरान ने एक्चुअल में यूएई के फुजेरा ऑयल हब के ऊपर जो है ड्रोन अटैक किया था। अब ना प्रॉब्लम क्या आ रही थी ये समझो। पहले ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में जो फाइट्स चल रही थी, एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। बट कुछ कंडीशंस होती हैं कि तुमने ये नहीं करना, तुमने ये नहीं करना। ठीक है, कहीं पर लिखे नहीं हुई है, बट बच्चे दोनों कंट्रीज को, तीनों कंट्रीज को आपस में पता है कि कहां पर अटैक करने और कहां पर अटैक नहीं करने। तो एक्चुअल में आप कभी भी सिविलियंस के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर अटैक नहीं करते। आप अटैक करोगे तो मिलिट्री इंस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो मिलिट्री वाले हैं उनके ऊपर अटैक करेंगे। तो यूएस और इजराइल की तरफ से जो मेन एनर्जी पॉइंट है, जहां से ज्यादातर चीजें एक्सपोर्ट की जाती हैं ईरान की तरफ से,
और उनके एनर्जी का सबसे बड़ा हब है, उस आइलैंड के ऊपर, खरजा आइलैंड के ऊपर जो बच्चे अटैक किया गया था। तो बदले में रिटेलिएट करते हुए ईरान ने भी जो है यूएई के एक्चुअल में जो ऑयल हब्स हैं वहां पर अटैक करना शुरू किया, जिसकी वजह से अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आप मिलिट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर अटैक कर दो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आप दूसरों कंट्रीज के ऑयल वेल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे ना बच्चे, तो यहाँ पर प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। और अगर प्रोडक्शन इधर से बंद हो गई, उधर ईरान में भी बंद हो जाएगी, कुवैत, बहरीन, हर जगह बंद हो जाएगी, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर एनर्जी क्राइसिस आ जाते हैं। यहाँ पर अटैक नहीं करना किसी कंट्री को, लेकिन यहाँ पर अटैक अब हो रहे हैं। तो रिसेंट मिसाइल एंड ड्रोन अटैक ऑन द फुजीरा पोर्ट एंड द शाह गैस फील्ड इन यूएई हैज डिसरप्टेड द ऑयल लोडिंग एंड गैस ऑपरेशंस। ऐसा नहीं है कि सर यहाँ पर आज अटैक हुआ और कल को वापस ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे, नो, ये बहुत लंबा समय लगेगा इन गैस फील्ड्स को वापस से रिपेयर करने में। अगर एक गैस फील्ड बंद हो जाती है, एक ऑयल फील्ड बंद हो जाती है, तो उसे वापस से स्टार्ट करने में ना बिलियंस ऑफ द डॉलर लगेंगे। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आगे की तरफ आने वाली है अभी। तो अ मेजर डीप वाटर मल्टीपर्पज पोर्ट, ग्लोबल ऑयल स्टोरेज, बंकरिंग हब, सर्विंग एज ए क्रिटिकल एक्सपोर्ट आउटलेट फॉर यूएई हाइड्रोकार्बन्स। तो नेम याद रखेंगे, पोर्ट का नेम है फुजीरा एमिरेट्स, तो इन द यूएई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। आगे चलते हैं बच्चे, हमारे पास एक विलेज है, नेम है कुसुनपुर। कुसुनपुर विलेज रिसेंटली न्यूज कौन सी स्टेट के अंदर है? कुसुनपुर विलेज न्यूज में बता देता हूँ क्या थी। तो ये बन जाएगी फर्स्ट स्मार्ट विलेज, फर्स्ट स्मार्ट विलेज बनने वाली है ये, ए बी सी और डी। सीएसआईआर की तरफ से बच्चे इनिशिएटिव लिया जाएगा और ये बनने वाली है एक फर्स्ट स्मार्ट विलेज, उस स्टेट के फर्स्ट स्मार्ट विलेज। तो कुसुनपुर जो है ये मिलेगी हमें ओडिशा के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, कुसुनपुर ओडिशा। तो कुसुनपुर इज सेट टू बिकम ओडिशाज फर्स्ट स्मार्ट विलेज। तो इट इज सेट टू बिकम द स्टेट्स फर्स्ट स्मार्ट विलेज अंडर द टेक्नोलॉजी ड्रिवन रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव बाय सीएसआईआर। तो सीएसआईआर operates under the Ministry of Science and Tech. So the concept of smart villages focus on technology driven rural development and sustainable resources. नाम याद रख लेना गांव का, कुसुनपुर, और ये बनेगी ओडिशा की पहली स्मार्ट विलेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन बजटरी प्रोसेस अ एप्रोप्रिएशन बिल इज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर ए बी सी और डी। एप्रोप्रिएशन बिल इज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर, हाँ जी बच्चे, डेली सी है, शाम को होगा। ए बी सी और डी। तो appropriation bill is voting on the demand for the grants in the Lok Sabha. Yes, option C is the correct answer. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चे कौन सा आर्टिकल है ऑनलाइन, इसे हम बजट भी बोल देते हैं, ऑल्दो बजट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल बताइए जरा मुझे। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल इज 112। ओके नाइस। तो आइए जरा देखते हैं न्यूज क्या है। पार्लियामेंट पासेज एप्रोप्रिएशन बिल 2026। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन असर्ट्स गवर्नमेंट्स बजटिंग इज ट्रांसपेरेंट एंड रियलिस्टिक। ओके, तो न्यूज के अंदर थे एप्रोप्रिएशन बिल, और अब जरा कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पास बच्चे यहाँ पर देखिए पॉइंट लिखा हुआ है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। टोटल ऐसे कितने फंड्स हैं हमारे पास? 3 तरीके के फंड्स हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। 3 पढ़े हुए हैं ऑनलाइन, पॉलिटी के अंदर आराम से पढ़ते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी और हमारे पास पब्लिक अकाउंट्स। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि अगर इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है तो कौन से फंड्स को यूज किया जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स और कंटीजेंसी फंड। ए बी सी और डी, जो भी आप आंसर करना चाहें। 3 टाइप्स हैं, जी हाँ। कंटीजेंसी फंड जो है उसे यूज किया जाएगा। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट के बच्चे सरचार्ज हैं या गवर्नमेंट आपके ऊपर सेस लगाती है, तो ये कहां पर जाते हैं? सरचार्ज और सेस, ये कौन से फंड्स के अंदर जाएंगे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी और पब्लिक अकाउंट्स। यस,
सरचार्ज सेस, ये किस में जाएंगे? ईद मुबारक बच्चे आप सभी को भी। कंसोलिडेटेड ना, कुछ और देखो, कुछ इस तरीके से समझो। 3 फंड्स हमारे पास है बच्चे, एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक हमारे पास है बच्चे कंटीजेंसी फंड, और तीसरा हमारे पास है पब्लिक अकाउंट। इस अकाउंट से मनी निकालनी है, इस अकाउंट से मनी निकालनी है, तो हमेशा पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। इमरजेंसी होगी तो इससे मनी निकलवाएंगे हम। लोगों का पैसा इमरजेंसी जो लोगों के पैसे जो होंगे, ठीक है, प्रोविडेंट फंड या कुछ और चीजें, वो सब पब्लिक अकाउंट के अंदर है। मतलब आप डेली बेसिस के ऊपर पार्लियामेंट को नहीं ना बुला सकते कि अभी जो है XYZ पर्सन अपने प्रोविडेंट फंड निकलवाना चाहता है तो बैठिए जरा वोटिंग कीजिए, नहीं। तो इसी वजह से अलग से एक अकाउंट बनाया, पब्लिक अकाउंट। तो जितने भी सरचार्ज हैं, सेस हैं, इसके अंदर आ जाते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर बच्चे टैक्स जाता है, ध्यान रखना, इसके अंदर टैक्सेस जाते हैं। जितने भी टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हो, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स। बट ये तो क्या है, ये तो टैक्स ऑन टैक्स है, सरचार्ज भी और सेस भी, ये तो टैक्स ऑन टैक्स है। अब छोटा सा यस और नो के अंदर आंसर करना। जो फाइनेंस कमीशन बताते हैं कि 16 फाइनेंस कमीशन की अभी रिपोर्ट आ चुकी है कि कितने परसेंट जो है वो सेंटर और स्टेट्स के बीच में मनी डिवाइड होगी, तो क्या उसके अंदर बच्चे सरचार्ज और सेस भी डिवाइड होता है, यस और नो? क्या ये वाली मनी जो है सरचार्ज और सेस, इसे भी डिवाइड किया जाएगा अमंग दी सेंटर और स्टेट, कि 41% जो है वो स्टेट्स को दिया जाएगा और बाकी रिमेनिंग 59 सेंटर के पास होगा? यस, यस और नो, बस इतना बता दो कि क्या बच्चे इसे भी डिवाइड करते हैं? नहीं, इसे डिवाइड नहीं किया जाता। गवर्नमेंट बोलती है टैक्सेस डिवाइड करने हमने, ये टैक्स ऑन टैक्स है, ये हम अलग से ले रहे हैं। तो जो आप बोल रहे हो ना सरचार्ज और सेस, वो इधर पड़े हैं, ये तो हम यूज करेंगे अपनी मर्जी से। आपके साथ सिर्फ टैक्स जो है वो जीएसटी जो हम कलेक्ट कर रहे हैं या डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं, वो डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आइए जरा न्यूज की तरफ चलते हैं। तो राज्यसभा, पार्लियामेंट हैज पास द एप्रोप्रिएशन बिल विद द राज्यसभा रिटर्निंग इट टू द लोकसभा आफ्टर डिस्कशन, वेयर फाइनेंस मिनिस्टर डिफेंडेड कि गवर्नमेंट की जो बजटिंग है वो ट्रांसपेरेंट है और रियलिस्टिक है। So the appropriation bill is specialized piece of legislation that authorize government to withdraw the funds from consolidated fund of India. बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे नहीं निकलवा सकते आप। अब वॉर लाइक सिचुएशन होगी, गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है, तो गवर्नमेंट पहले पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुलाएगी। गवर्नमेंट जो है सीधा कंटीजेंसी फंड, इमरजेंसी वाले जो फंड है वो यूज करेंगे। विदाउट द पैसेज ऑफ द बिल, द गवर्नमेंट कैन नॉट लीगली स्पेंड अ सिंगल रुपी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया even if the budget has been presented. Next articles आ जाएंगे हमारे पास, आर्टिकल 114, so it mandates that no money shall be withdrawn from the consolidated fund of India except the appropriation made by the law. Then article 115 or 116, it relates to the supplementary, additional or excess grants and vote on account respectively, which may also require the subsequent appropriation bill. पूरे का पूरा बजटरी यहाँ पे बच्चे प्रोसेस बताया गया कि पहले जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बच्चों प्रेजेंट की जाती है, जिसे हम बजट बोल देते हैं। देन उसके ऊपर डिस्कशंस की जाएंगी। देन वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, जिसके अंदर जो है लोकसभा के अंदर वोटिंग की जाती है ऑन द एक्सपेंडिचर रिक्वेस्ट फ्रॉम द वेरियस मिनिस्ट्रीज। देन वंस द डिमांड फॉर द ग्रांट्स आर वोटेड अपॉन, द एप्रोप्रिएशन बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। लोकसभा के पास इससे रिलेटेड ज्यादा पावर्स हैं, राज्यसभा के पास ज्यादा पावर्स नहीं है। तो आफ्टर बीइंग पास्ड इन द लोकसभा, इट इज सेंट टू द राज्यसभा। वहां पर इसे बच्चे मनी बिल जैसे ट्रीट किया जाता है, और मनी बिल के अंदर राज्यसभा के पास पावर्स नहीं है। राज्यसभा इसे पास करे या ना करे, 14 डेज के अंदर इसे पास माना जाएगा, और फाइनली इसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है फॉर द सेंट, और मनी जो है वो वेरियस मिनिस्ट्रीज को प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टैंड अप इंडिया स्कीम। 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं और आप बताएंगे कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। So the scheme provides loan only for greenfield enterprises. Under the scheme, the minimum loan amount is 10 lakh rupees. Each branch of the scheduled commercial bank should facilitate a loan to at least one SC or ST borrowers and one women borrower. A, B, C or D. A, B, C और D जो आंसर कर देंगे, साथ ही मुझे बताएंगे आप कि ये ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस होते क्या हैं। What do you mean by greenfield enterprises? D is the correct answer. सभी जो है स्टेटमेंट्स करेक्ट है रिलेटेड टू स्टैंड अप इंडिया स्कीम।
इसमें बच्चे SC ST और विमेंस के लिए जो है वो लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अब मुझे ये बता दो कि दैट ये ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस क्या होते हैं? न्यू कंपनीज फ्रॉम स्क्रैच से स्टार्टिंग करेंगे। जी हाँ, पहले से एग्जिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। जो पहले से एग्जिस्टिंग है तो वो ब्राउन फील्ड है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया तो वो ग्रीन फील्ड है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज ये थी दैट गवर्नमेंट विल लॉन्च रिवैम्प्ड वर्जन ऑफ द स्टैंड अप इंडिया स्कीम टू प्रोवाइड मोर बेनिफिट्स टू SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस द कंट्री। ये जो स्कीम है बच्चे, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये 2016 के अंदर लॉन्च की गई थी एंड केम टू एन एंड इन मार्च लास्ट ईयर, और गवर्नमेंट बोल रही कि इस स्कीम को वापस से लॉन्च करेंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो था दैट वाज टू प्रोवाइड द एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द वुमेन SC ST कैटेगरी, प्रोवाइडिंग देम लोन्स। इन्हें लोन देंगे फॉर ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस, बिल्कुल नए कंपनीज अगर स्टार्ट करें तो उन्हें लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पहले वाली नहीं। इनमें मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ट्रेडिंग सेक्टर, एक्टिविटीज अलाइड टू द एग्रीकल्चर। तो कितना लोन दिया जाएगा? तो बच्चे लोन जो है बिटवीन 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जो है वो लोन दिया जाएगा टू एटलीस्ट 1 शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब बोरोवर्स एंड एटलीस्ट 1 विमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच ऑफ द शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो किन्हें लोन मिलेगा? सबसे पहले आप बच्चे जो एलिजिबिलिटी है दैट इज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और विमेन एंटरप्रेन्योर्स जिनकी एज 18 से ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट, लोन अंडर द स्कीम आर अवेलेबल ओनली फॉर द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, पहले से चलते एग्जिस्टिंग के लिए नहीं दिए जाएंगे। ग्रीन फील्ड सिग्निफाइज इन दिस कंटेक्स्ट द फर्स्ट टाइम वेंचर ऑफ बेनिफिशियरीज इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज और ट्रेडिंग सेक्टर। अगर पार्टनरशिप के अंदर है तो बच्चे 51% शेयर होल्डिंग जो है वो SC ST या विमेन के पास होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर रिपीट ऑफेंडर्स अंडर द महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्र दैट इज द फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026। तो A B C और D बच्चे कितने जो है वो महाराष्ट्र के अंदर जो बिल लाए गए जिसमें फोर्सफुल कन्वर्जन को रोका गया, रिपीटेड ऑफेंडर्स के लिए कितना जो है एक्चुअल में पेनल्टी जो है वो लगाई गई है, कितने साल की जेल हो सकती है और कितना फाइन आपको पे करना पड़ेगा? A B C और D। आंसर इज ऑप्शन C, 7 लाख रुपीज तक का फाइन और 10 ईयर्स तक की जो है इम्प्रिजनमेंट है। इससे पहले ना और भी स्टेट्स हमारे पास हैं, जैसे कि कौन सी स्टेट्स हैं बच्चे जहां पर फोर्सफुल कन्वर्जन से रिलेटेड बिल्स पास हो चुके हैं? तो अभी हमारे पास 3 स्टेट्स तो मेरे माइंड के अंदर आ रही है। एक तो महाराष्ट्र हो गया, और कौन सी स्टेट है? राजस्थान के अंदर हो चुका है, और हमारे पास उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना, ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिनके अंदर ये बिल्स लाए जा चुके हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो महाराष्ट्र पासिस द कन्वर्जन लॉ, ऑपोजिशन फ्लैग्स प्राइवेसी एंड टारगेटिंग फियर्स। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड धर्म स्वतंत्र और फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 in legislative assembly to regulate the religious conversion and provide for the punitive action. So the bill provides that any marriage undertaken solely for unlawful religious conversion shall be declared null and void. अगर इस वजह से मैरिज की जा रही है कि बस अनलॉफुल तरीके से रिलीजन जो है वो कन्वर्ट किया जाए तो उसे नल एंड वॉइड जो डिक्लेयर किया जाएगा बाय द कोर्ट। तो प्ली वाज मेड बाय ईदर पार्टी टू मैरिज एलिजिंग द अनलॉफुल कन्वर्जन बाय द अदर्स। इसके अंदर बच्चे जनरली जो है वो कौन बोलेंगे कि ये मैरिज गलत हुई है? तो इसके अंदर क्लियर कट बताया गया कि देखिए कोई भी पर्सन जो उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे या फिर कोई भी जो है वो ब्लड रिलेशन के अंदर हो सकते हैं या कोई भी रिलेटेड पार्टीज जो हैं वो यहाँ पर केस फाइल कर सकते हैं कि यहाँ पर अनलॉफुल तरीके से जो वो कन्वर्जन करवाई गई है। नेक्स्ट, it will be investigated by an officer of not below the rank of sub inspector. So the proposed law places the burden of providing the voluntary non-coercive conversion of the person on the person causing or aiding it and makes offence cognizable and non-bailable. तो फाइन जो है वो इंक्रीज किया गया टू द 5 लाख रुपीज इफ द ऑफेंस इज कमिटेड अगेंस्ट अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई माइनर है, विमेन है या पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। मास कन्वर्जन के टाइम पीरियड में अगर ऐसा पकड़ा गया कोई पर्सन तो इनकी उनको वजह से 7 ईयर्स की इंप्रिजनमेंट होगी और 5 लाख रुपीज का फाइन है। रिपीटेड ऑफेंडर्स जो हैं उन्हें 7 लाख रुपीज का फाइन और अप टू 10 ईयर्स तक की जो है बच्चे वो सजा की जा सकती है जेल के अंदर। तो इससे पहले अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसी स्टेट्स जो हैं वहां पर भी सिमिलर ऐसे लॉज जो हैं वो लाए जा चुके हैं। ऑल्दो कि उधर जो
सजा दी जा रही है वो ज्यादा है, महाराष्ट्र के अंदर थोड़ी सी कम दी जा रही है। नेक्स्ट, द मिडिवल गजपति एम्पायर recently news due to the new discovered inscription originated in which present day Indian state। गजपति रूलर्स बच्चे कौन सी स्टेट के अंदर रूल करते थे? ए, बी, सी और डी। गजपति रूलर्स, कैपिटल बताना मुझे इनकी, कैपिटल ऑफ गजपति रूलर्स। मिडिवल हिस्ट्री कर चुके हैं अच्छे से, तो आंसर आना चाहिए कैपिटल। बाद में शिफ्ट की गई थी, पहले कैपिटल क्या थी, बाद में कौन सी कैपिटल थी? नाउ ओडिशा। जी हाँ ठीक है। और बताइए कैपिटल गजपति रूलर्स की बच्चे। कटक वॉज द कैपिटल, नॉट द कोलकाता बच्चे, कटक। जी हाँ, बाद में कैपिटल शिफ्ट करके कोणार्क की गई थी। कोई इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कुछ? गजपति रूलर्स के टाइम पीरियड में कोणार्क के अंदर आपको क्या मिलेगा? सन टेम्पल एट कोणार्क। जी हाँ, दो कैपिटल्स हैं, कटक और कोणार्क। और गजपति रूलर्स जो है बच्चों, उड़ीसा के अंदर जो है वो जनरली हमें देखने को मिलता है एम्पायर। तो हिस्टोरिक गजपति इंस्क्रिप्शन जो है वो हमें मिली, तो तेलुगु medieval inscription associated with the Gajapati rulers of Odisha has been recently discovered on the stone pillar of the historic Lakshmi Narsimha Swami temple at Ramchandrapura in Guntur city, Andhra Pradesh के अंदर। So the Gajapati Empire was medieval Hindu dynasty in Indian subcontinent। जो बच्चे आपको उड़ीसा के अंदर देखने को मिलते हैं, और इनकी टाइमलाइन जो है 434 से लेकर 1541 के बीच में आपको मिलेंगे। They succeeded the ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। आगे बढ़ते हैं। इनिशियली इनकी जो कैपिटल थी दैट वाज बच्चे कटक, लेकिन बाद में ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द प्रताप रुद्रदेव तो कैपिटल जो है वो शिफ्ट की गई थी कोणार्क। ठीक है, पहले कैपिटल थी कटक, बाद में शिफ्ट की जाएगी कहां पर? कोणार्क। तो जब अपनी पीक के ऊपर थे, तो ऊपर बंगाल के अंदर हुगली रिवर है और नीचे आपको साउथ में मिलती है कावेरी रिवर। तो इतना पूरा रीजन जो बच्चे वो गजपति रूलर्स के अंडर हुआ करता था। तो आप बोल सकते हैं कि पूरी ईस्टर्न कोस्ट लाइन जो है वो गजपति एम्पायर के अंडर थी। ठीक है, सो द एम्पायर्स आर्किटेक्चरल जो एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो वेरी फेमस सन टेम्पल एट कोणार्क विच इज ए यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अगेन क्वेश्चन आपके लिए आ जाएगा कि दैट सन टेम्पल कोणार्क कौन से किंग है जिनकी तरफ से बिल्ड किया गया था? होमवर्क है, एग्जाम्पल गूगल कीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे आप। सन टेम्पल कोणार्क कौन से किंग थे जिनकी तरफ से इसे बिल्ड किया गया था? ठीक है, आगे। इंडियाज मेडल टैली एट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 जो कि दिल्ली के अंदर हो रही थी, कितने मेडल थे बच्चे इंडिया के? ए, बी, सी और डी। नरसिंह देवा, ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी और डी। तो फर्स्ट नंबर के ऊपर कौन सी कंट्री थी? फर्स्ट के ऊपर बच्चे एट दी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 टॉप पर थी इंडिया। सेकंड बता दीजिए और फिर थर्ड मैं बता देता हूँ। थर्ड इजी है, बॉस्निया हर्जेगोविना जो है वो थर्ड के ऊपर है। सेकंड आप बता दो। फर्स्ट इंडिया, थर्ड के ऊपर बॉस्निया एंड हर्जेगोविना, सेकंड के ऊपर कौन सी कंट्री है? सेकंड रशिया। जी हाँ, तो आंसर इज ऑप्शन बी 75 गोल्ड हमारे पास है, 69 सिल्वर और 64 ब्रॉन्ज हमने जीते। तो इंडिया बैग्स 208 मेडल्स एट द न्यू दिल्ली वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026, 75 गोल्ड, 69 सिल्वर और 64 ब्रॉन्ज। कितने मेडल्स जो है वो जीते गए हैं? हमने टोटल 208 जो है बच्चों मेडल्स जीते हैं। फर्स्ट नंबर के ऊपर थे, सेकंड के ऊपर रशिया और थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास बॉस्निया एंड हर्जेगोविना। ठीक है, कितनी कंट्रीज ने टोटल पार्टिसिपेट किया? टोटल 8 नेशंस की तरफ से पार्टिसिपेट किया गया था। इसमें इंडिया है, रशिया, नेपाल, भूटान, हांगकांग, चाइना, सर्बिया, बॉस्निया एंड हर्जेगोविना और इजिप्ट, ये हमारे पास कंट्रीज हैं। चलिए आगे बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और बच्चे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास ये अवार्ड्स हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025
कुछ आपको ऑथर्स दिए गए हैं और सामने उनके वर्क्स दिए गए हैं, और बताइए कि कौन से यहाँ पर जो है वो करेक्टली मैच्ड हैं, ए, बी, सी और डी। साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड 2025, ममता कालिया, नवतेज सरना, प्रितपाल सिंह बेताब और देवाव्रत दास। और बच्चे यहाँ पर इनके वर्क्स हैं जिनके लिए इन्हें जो हो सकता है कि ये शायद दिए गए हों साहित्य अकादमी अवार्ड्स, ए, बी, सी और डी। चलो, तो मुझे ये बताओ पहले तो इनकी लैंग्वेजेस बता दीजिए। ममता कालिया जी को कौन सी लैंग्वेज के लिए अवार्ड दिया गया है, क्योंकि उनका वर्क था दैट वाज जीते जी इलाहाबाद। लैंग्वेज बता दो बच्चे जरा, लैंग्वेज। ममता कालिया कौन सी लैंग्वेज के अंदर? हिंदी के अंदर है, ठीक है, जीते जी इलाहाबाद। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे प्रितपाल सिंह बेताब, सफर जारी है, कौन सी लैंग्वेज के अंदर? लैंग्वेज, सफर जारी है, ये वर्क कौन सी लैंग्वेज के अंदर है? ये हो गया नवतेज सरना वाला, हो गया इंग्लिश, वो तो इंग्लिश दिख ही रहा है तो इंग्लिश नहीं। प्रितपाल सिंह बेताब तो ये उर्दू के अंदर है, ठीक है। और देवाव्रत दास, इनकी तरफ से जो बचे वर्क है इनका दैट इज कड़ी खेलर साधु, कौन सी लैंग्वेज के अंदर है? यस, ये असमीज लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। अब मैं लैंग्वेजेस पूछ के रहा हूँ, माइंड के अंदर भी आएगा कि सर लैंग्वेजेस क्यों पूछ रहे हैं। तो बच्चे मुझे बताओ टोटल कितनी लैंग्वेजेस के अंदर साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेने चाहता हूँ ना कि साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो कितनी टोटल लैंग्वेजेस है जिनके अंदर दिया जाता है। 24, 24 के अंदर इसे बाइफर्केशन कर सकते हैं, 22 प्लस 2 कर सकता हूं मैं इसे, 22 हो जाएंगी हमारी 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस, और 2 अलग हैं। 2 अलग कौन सी हैं वो बता दो। राजस्थानी प्लस इंग्लिश, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट वेणुगोपाल। कितने रुपीस दिए जाते हैं बच्चे इन राइटर्स को, ऑथर्स को कितने रुपीस मिलेंगे अंडर द साहित्य अकादमी अवार्ड, ऐसे भी बता दो। आंसर इज 1 लाख रुपीस, ठीक है, 1 लाख रुपीस दिया जाएगा, ठीक है। तो सभी करेक्टली मैच्ड हैं, तो आंसर इज ऑप्शन डी। तो बच्चे साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 जो है वो रिसेंटली अनाउंस किए जा चुके हैं, और इस बार जो है वो 8 बुक्स ऑफ पोइट्री, 4 नॉवेल्स, 6 बुक्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज, 2 essay, 1 लिटरेरी क्रिटिसिज्म, 1 ऑटोबायोग्राफी, 2 मेमोइर्स हैव बीन अवॉर्डेड विद द साहित्य अकादमी अवार्ड 2025। ममता कालिया जो है इन्हें दिया गया है बच्चे हिंदी के अंदर, हिंदी लैंग्वेज में, और इनका मेमोयर है जीते जी इलाहाबाद। देन एक नोटेड हमारे पास डिप्लोमेट है नवतेज सरना, उन्हें अवार्ड दिया गया फॉर द इंग्लिश नोवेल, जिनका नोवेल का नेम है क्रिम्सन स्प्रिंग। देन सिमिलरली बच्चे उर्दू पोइट्री के अंदर वर्क का नेम है सफर जारी है, जो कि लिखा गया था बाय द प्रितपाल सिंह बेताब। देन देवव्रत दास, तो उनके नोवेल दैट इज कड़ी खेलर साधु, जो कि असमीज लैंग्वेज के अंदर है, तो उन्हें अवार्ड दिया गया। और प्रसून बंदोपाध्याय फॉर हिज बंगाली पोइट्री, और नेम है श्रेष्ठ कविता, ठीक है, नाम याद रख लेना, श्रेष्ठ कविता बाय प्रसून बंदोपाध्याय। बार बार आपके एग्जाम्स के अंदर बच्चे साहित्य अकादमी अवार्ड्स पूछे जाते हैं, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं सबके अंदर आएंगे, तो आराम से इसे अच्छे तरीके से याद करके जाना है। साहित्य अकादमी अवार्ड इट इज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग, इट इज अवार्ड फॉर द मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक्स ऑफ लिटरेरी मेरिट पब्लिश्ड इन एनी ऑफ द मेजर इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है। मेजर इंडियन लैंग्वेजेस कौन सी हैं? तो 22 हमारे पास जो शेड्यूल 8 के अंदर है, इनके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी, तो टोटल 24 लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर बच्चे साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। और इसके अंदर पोएट्स जो होते हैं, ऑथर्स हैं, उन्हें 1 लाख रुपीज अवार्ड दिया जाता है अलॉन्ग विद प्लेक एंड शॉल, ठीक है। तो अमाउंट याद रख लेना 1 लाख रुपीज। अब अगर हम साहित्य अकादमी करें तो आगे जाकर ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट की पॉइंट्स, तो ये जो अवार्ड बच्चे स्टार्ट किया गया था इन 12 ऑफ द मार्च 1954। तो ज्ञानपीठ अवार्ड इससे पहले आएगा या इससे बाद आएगा? ऑनलाइन साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ, ओल्ड कौन है? ज्ञानपीठ का ईयर याद कीजिए, कौन सी ईयर के अंदर ज्ञानपीठ अवार्ड स्टार्ट होगा? यस, कौन से अवार्ड, कौन से ईयर के अंदर ज्ञानपीठ अवार्ड? 1961। ज्ञानपीठ बाद में आएगा, ऑल्दो वो हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है इंडिया के अंदर। So it was registered as a society under the Societies Act of 1860. It is a central institution for the literary dialogue, publication, promotion in the country
and only institution that undertakes the literary awards in 24 Indian languages. 24 इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर 22 + 2 याद रखेंगे आप। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से अवार्ड दिए जाते हैं और साहित्य अकेडमी के हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट, अभी करंटली न्यूज के अंदर था बच्चे पेट्रोगिल्फ्स। पेट्रोगिल्फ्स क्या है? ए बी सी और डी, सिंपल। व्हाट डू यू मीन बाय द पेट्रोगिल्फ? पेट्रोगिल्फ। गुड मॉर्निंग बच्चे सभी को, वापस से एक बार। पहले क्लास स्टार्ट हो गई थी 9 o'clock, तो बीच में हमारा नेटवर्क के इशू की वजह से क्लास जो है वो बंद हो गई थी, तो ये पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बताइए, पेट्रोगिल्फ, दीज आर दी images that are carved or engraved on the rock surfaces। जी हाँ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो द रिसर्चर्स रिसेंटली फाउंड द 2 एंशिएंट रॉक कार्विंग्स, जिसे कि हम बोलते हैं पेट्रोगिल्फ, ऑन द फ्लैट रॉक इनसाइड रॉक शेल्टर ऑन अ हिल इन बिरप्पा टेम्पल इन मंचीरेबुला इन तेलंगाना। तो पेट्रोग्लिफ क्या होते हैं बच्चे? दीज आर सिंबॉलिक इमेजेस sculpted or engraved on the surface of rocks by removing the material from its surface layer with instruments of superior hardness। एक बड़ा सा पत्थर है, आपके पास एक शार्प हार्ड ऑब्जेक्ट है, रॉक्स हैं, आप क्या करते हैं उस रॉक के ऊपर ना आप बच्चे पेंटिंग्स बना रहे हैं, इंग्रेविंग्स कर रहे हैं, बट उसका जो रॉक का मटेरियल है ऊपर वाले सरफेस लेयर है उसे आप क्या कर रहे हैं? इरोड कर रहे हैं, तो उससे आप जो भी पेंटिंग्स बना रहे हैं तो उसे हम बोल देते हैं पेट्रोगिल्फ्स। तो स्टोन एज के दौरान हमें जितनी ज्यादातर पेंटिंग्स मिलती है तो उसके अंदर पेट्रोगिल्फ्स भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। So the technique is used to create these images include packing, incising, abrading, sculpting, polishing, drilling and scratching। बस नाम याद रख लेंगे बच्चे, पेट्रोगिल्फ होते क्या हैं। नेक्स्ट, सूजल गांव आईडी रिसेंटली न्यूज इज रिलेटेड टू ए बी सी और डी। सूजल गांव आईडी किससे रिलेटेड है बच्चे? सूजल, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की दीवारों पर? अरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की दीवारों पर नहीं बच्चे, कहीं पर भी चले जाओ, एंशिएंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट सबके ऊपर आप पेट्रोगिल्फ बना के आ जाते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रूरल पाइप्ड वाटर सप्लाई आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो न्यूज हमारे पास ये बच्चे दैट यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैज लॉन्च सूजल गांव आईडी, a unique digital identifier for mapping the rural piped water schemes across the India। चलो यहीं से एक छोटा सा और भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन जो है बच्चे इसकी एक्सटेंशन की थी, कब तक एक्सटेंड किया गया इसे मुझे ये भी बता देना। लास्ट वीक ही हमने पढ़ा था कि जल जीवन मिशन जो है इसकी टेन्योर जो है वो एक्सटेंड की गई है, टर्म एक्सटेंड की गई है, कब तक की गई है। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, एक स्पेशल आईडीज बना देते हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स कौन से गाँव के अंदर चल रही हैं, तो उसे एक मैपिंग पता चलेगी कि इस गांव के अंदर क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं और क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाए जा चुके हैं। तो सूजल गांव आईडी इज अ स्कीम बेस्ड यूनिक आइडेंटिफायर assigned to each rural piped drinking water supply scheme in India। So it enables the digital mapping of the rural water supply assets, services areas, integrating them into a unified national water management platform। तो इससे हो जाएगा कि बच्चे हम ये नहीं बोलेंगे कि दैट एक ही गांव के अंदर सारी स्कीम्स चल रही है, तो एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगी कौन से गांव के अंदर कौन सी स्कीम्स चल रही है, कितनी इंप्लीमेंट हो चुकी है, कितनी इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए, तो सब गवर्नमेंट के पास एक नेशनल डेटा जो है वो कलेक्ट हो जाएगा अगर हम ऐसे एक एक जो है आईडीज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर द जल जीवन मिशन 2.0 जो कि 2028 तक एक्सटेंड किया गया। It is which is a flagship program aimed to providing the functional household tap connections to all the rural households। और जल जीवन मिशन के अंदर बच्चे हमने कितने लीटर्स वाटर जो है पर पर्सन प्रोवाइड करना है, पर पर्सन कितने लीटर्स वाटर प्रोवाइड करना है याद बताएंगे आप मुझे। नेक्स्ट, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर वाज डेवलप्ड बाय ए बी सी और डी। ए बी सी और डी 5 लीटर्स 55 लीटर्स, जी हाँ। तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो बच्चे इनकी तरफ से डेवलप किया गया, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। गुड मॉर्निंग सिमरन, आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDE की तरफ से बच्चे इसे एस्टेब्लिश किया गया, डेवलप किया गया पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स को। पहले ये देख लो बच्चे, ये है हमारे पास पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स। अब इनका काम है क्या, कभी सोचा आपने? सबसे इंपॉर्टेंट
अगर पॉइंट वॉर के अंदर जो है वो क्या होता है, जो सामने से फोर्सेज आ रही हैं उन्हें काउंटर करना, या बच्चे जहां पर बैक एंड से उन्हें लॉजिस्टिक्स मिल रहे हैं, बैकअप मिल रहा है, एम्यूनेशन मिल रहे हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करना। सोचो, लॉजिस्टिक्स के अंदर क्या आते हैं, ब्रिजेस आते हैं, उनके डिपोज होंगे जहां पर उनका एम्यूनेशन पड़ा है, उनके फूड सप्लाईज होंगे। तो कभी भी वॉर जीतनी है ना, तो उनकी लॉजिस्टिक्स जो है वो खत्म करनी है। लॉजिस्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वॉर के अंदर, नहीं तो एनिमीज आते जाएंगे, कितनों से फाइट करोगे। तो लॉजिस्टिक्स जो है वो सबसे पहले खत्म करने हैं। तो लॉजिस्टिक्स खत्म करने के लिए हमने ये बनाया, आप फाइटर जेट्स नहीं यूज करोगे, राफेल यूज नहीं करोगे लॉजिस्टिक्स के ऊपर अटैक करने के लिए, वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। ड्रोन यूज नहीं करोगे, तो हम क्या यूज करते हैं, ऐसे मिसाइल सिस्टम्स यूज करते हैं, ठीक है, पिनाका जैसे। तो हम यहीं से लॉन्च करेंगे और उनके लॉजिस्टिक्स जो है उन्हें खत्म कर देंगे। क्लियर जी। तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, तो इंडियन आर्मी हैज ऑपरेशनलाइज द 7th पिनाका रेजिमेंट जो हम बना चुके हैं, और करंटली हम 8th पिनाका रेजिमेंट जो बनाने वाले हैं। So it is an indigenous multi-barrel rocket launcher system capable of firing up to 12 rockets in 44 seconds. तो 44 सेकंड्स के अंदर ऐसे जो हमारे पास बचे 12 रॉकेट्स जो है वो लॉन्च हो जाते हैं, जिनसे उनके जितने भी क्रिटिकल लॉजिस्टिक्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट, इट इज अ हाई वॉल्यूम एरिया सैचुरेशन वेपन डिजाइन टू न्यूट्रलाइज एनिमीज ट्रूप कंसंट्रेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द लार्ज एरिया, और इसे ARDE की तरफ से जो है वो डेवलप किया गया। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है बच्चे, दैट इज to deep strike the capabilities, allowing to destroy enemies communication hub, logistic depots, artillery gun positions well behind the front lines. जो पीछे हैं, मतलब बॉर्डर के ऊपर नहीं, उनके लॉजिस्टिक्स पीछे होंगे, उनकी गन पोजीशन पीछे होंगी, उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्चुअल में हमने पिनाका रेजिमेंट जो है वो स्टैब्लिश किए। तो a single battery of 6 launchers can fire 72 rockets in just 44 seconds. इनकी बच्चे रेंज याद रख लेंगे, और रेंज जो है वो हमारे पास है 1000 से लेकर 800 मीटर्स तक का एरिया जो हम इजीली न्यूट्रलाइज कर सकते हैं पिनाका रॉकेट सिस्टम के साथ। नेक्स्ट, रेंजेस जो है इनके, यहाँ पर हमारे पास जो रेंज है बच्चे, तो ये मिसाइल्स जो है ना, ये अलग अलग मिसाइल्स हम यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप MK1 मिसाइल यूज कर रहे हो तो 38 किलोमीटर तक स्ट्राइक करेगी। अगर आप इसकी MK2 मिसाइल यूज कर रहे हो तो 60 किलोमीटर तक, और गाइडेड वेरिएंट्स हैं तो अप टू 75 से लेकर 90 किलोमीटर दूर तक आप जो बच्चे वो स्ट्राइक कर सकते हैं। तो दी लॉन्चर्स आर माउंटेड ऑन दी हाई मोबिलिटी टाटा ट्रक्स। तो ये जो ट्रक्स देख रहे हो ये टाटा ट्रक्स हैं, इनके ऊपर पीछे जो है इन पिनाका मिसाइल सिस्टम्स को जो बच्चे वो माउंट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, which organization is set to become the first in India to receive government of India's Praman certification under IFWCS? A, B, C और D कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसे मिलेगा इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से फर्स्ट प्रमाण सर्टिफिकेशन? A, B, C और D? A, B, C और D? टाटा ट्रक्स नहीं, टाटा ट्रक्स है वो। आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से मिलेंगे। तो आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट एजेंसी जिन्हें की मिलने वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रमाण सर्टिफिकेशन। अब ये प्रमाण का फुल फॉर्म है क्या? प्रोग्राम फॉर रिकॉग्नाइजेशन एंड एक्रीडेशन ऑफ द सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री एंड नेचुरल फॉरेस्ट्री रिसोर्सेज, जो कि बच्चे हमने 2023 के अंदर लॉन्च किया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। वन लाइनर है, वन लाइनर को वन लाइनर जैसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट, त्रिगा वृद्धि कृषक पूंजी सहकार योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी तरफ से बच्चे ये इनिशिएटिव, ये गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च किया गया? हम बोल देते हैं त्रिगा वृद्धि कृषक पूंजी सहकार योजना। सहकार से याद आ जाता है कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव से रिलेटेड कोई हमारे पास ये योजना है, तो आंसर इज नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NCDC की तरफ से, ठीक है। ये वर्ड याद रख लेना, सहकार, जहां पर भी सहकार आ रहा है तो माइंड के अंदर आ जाएगा कोऑपरेटिव। जैसे बच्चे याद आ रहा है भारत टैक्सी, भारत टैक्सी कुछ याद आ रहा है ऑनलाइन? ओला उबर का एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट लेकर आई है, भारत टैक्सी। यस, अभी कुछ आपका बफर तो नहीं है बच्चे मेरी तरफ से। तो आइए जरा देखते हैं। सो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विच इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन हैज लॉन्च त्रिगा वृद्धि कृषक पूंजी सहकार योजना टू इंश्योर इंक्रीज्ड एंड अनइंटरप्टेड क्रेडिट फ्लो फॉर कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर।
So it has strengthened the agriculture credit cooperatives by supplementing their resources with long-term financial assistance on onward lendings. नेक्स्ट एलिजिबिलिटी, तो किन्हें जो बच्चे इसके अंदर अलाउ किया जाएगा, सबसे पहले वो कोऑपरेटिव्स दैट शुड हैव नॉट बीन इन ऑपरेशंस फॉर नॉट लेस देन 3 इयर्स, तो मिनिमम 3 इयर्स के तो ऑपरेशंस होने चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, तभी आपको इसके अंदर जो है वो बेनिफिट्स मिल पाएंगे। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव शुड हैव पॉजिटिव नेटवर्थ, मतलब उनके पास बच्चे लॉस नहीं होना चाहिए, तभी आपको इस स्कीम का जो फायदा मिल पाएगा। अब ये लॉस ना होना चाहिए, पॉजिटिव नेटवर्थ, तो बहुत कम कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं एक्चुअल में जो कि इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉन द विमेन सिंगल टाइटल एट 2026 इंडियन वेल्स ओपन, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, इंडियन वेल्स ओपन और वुमेन सिंगल टाइटल जो है वो किन की तरफ से जीता गया? आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हरियाणा सबालेंका ऑन द वुमेन सिंगल टाइटल एट 2026 इंडियन वेल्स। तो अगर मेन की बात करते हैं तो उसके अंदर बच्चे जेनिक सिनर ने भी जीता है, उन्होंने जीता है मेन सिंगल फाइनल। वुमेन्स की बात करते हैं, टाइटल वाज वॉन बाय हरियाणा सबलेंका, ठीक है। देन विमेन डबल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर कैटरीना किन्याकोवा और टेलर टाउनसेंड। देन मेंस डबल्स की अगर बात करें तो ग्विडो एंड्रोरिजो एंड मैनुअल विनार्ड की तरफ से जीता गया। और मिक्स्ड याद रखना है, नहीं मिक्स कम पूछते हैं, जनरली आपसे सिंगल्स के पूछते हैं, मेन सिंगल और वुमेन सिंगल के अंदर इन्होंने टाइटल जीता तो याद रखेंगे। नेक्स्ट, लद्दाख मैग्मेटिक आर्क वाज डेवलप्ड ड्यू टू ए बी सी और डी। लद्दाख मैग्मेटिक आर्क वाज डेवलप्ड ड्यू टू, एक्चुअल में हमें बच्चे हिमालयस के अंदर ना एक बेल्ट मिल जाती है इग्नियस रॉक्स की। अभी इग्नियस रॉक्स कहाँ पे कैसे बनते हैं सोचो जरा, इग्नियस रॉक्स कैसे बनते हैं? इग्नियस रॉक्स बनते हैं जब लावा जो है वो फ्लो करता है और लावा कूल डाउन हो जाएगा तो इग्नियस रॉक्स बनते हैं जिसे हम प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। तो हमें सिमिलरली हिमालयस के अंदर एक ऐसी बेल्ट मिली है इग्नियस रॉक्स की, तो उस आर्क उसे बोल देते हैं मैग्नेटिक लद्दाख मैग्मेटिक आर्क। और ये बने कब थे? तो दे वर फॉर्म ड्यू टू द कन्वर्जेंस एंड सबडक्शन ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। देखो कन्वर्जेंस जब हुई तो कन्वर्जेंस की वजह से नीचे से लावा फ्लो नहीं किया होगा, सबडक्शन की वजह से किया होगा। सबडक्शन होती है जब भी सबडक्शन के टाइम पीरियड में लावा ऊपर की तरफ फ्लो करता है, नीचे से लावा फ्लो किया होगा तो ऊपर इग्नियस रॉक्स बने होंगे, तो उनकी एक हमें बेल्ट मिलती है इग्नियस रॉक्स की, तो बच्चे उसी को हम बच्चे लद्दाख मैग्मेटिक आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो लद्दाख मैग्मेटिक आर्क, तो इट इज द बेल्ट ऑफ इग्नियस रॉक्स की इग्नियस रॉक्स कहां से बने अब समझ आएगा आपको, ठीक है। तो इन द ट्रांस हिमालयस formed during the period of Jurassic to Eocene, that is around 201.3 million year ago से लेकर 33.9 million years ago. So LMA is a long extinct volcanic system evolved through the 3 major phases of geological activity over the tens of millions of years. तो क्या हमें इनकी वजह पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी याद रखनी है? नहीं, छोड़ देना। देखो सिंपल बात है, इंडिया की प्लेट थी इंडियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और सामने थी यूरेशियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और जब ये बच्चे दोनों आपस में कन्वर्ज कर रही थी, इनके बीच में एक सी थी जिसे बोला जाता है तैथिस सी, तैथिस ओशियन, ठीक है। तो तैथिस ओशियन जो है वो सबडक्ट किया होगा यूरेशियन प्लेट के नीचे, तब एक्चुअल में वहां पर जो बच्चे वो लावा फ्लो किया होगा, और इंडियन प्लेट जो है वो तो ऊपर की तरफ फ्लो कर रही थी, कोलिजन होगा और हिमालयस की फॉर्मेशन होती है। इसी वजह से हिमालयस के अंदर आपको ऐसे इग्नियस रॉक्स की जो है वो बेल्ट्स देखने को मिलती हैं। आगे, which company has become the first mining company in India to produce 50 million tons of iron ore in a single financial year? अब ये भी रिकॉर्ड सेट किया गया इंडिया के अंदर, पहली कंपनी जिसने 50 मिलियन टन्स ऑफ आयरन ओर जो है एक साल के अंदर जो बच्चे वो प्रोड्यूस किया। तो बताइए आंसर इज, यस आंसर इज NMDC लिमिटेड। जी हाँ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो NMDC becomes first mining company in India to cross 50 million tons metric tons of iron ore production। तो 50 मिलियन टन्स प्रोड्यूस करने वाली पहली इंडिया की कंपनी बन चुकी है NMDC। तो जो कि बच्चे एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, 1958 के अंदर इसे बनाया गया था
and it is under the administrative control of Ministry of Steel under the Government of India. Since inception, it has been evolved into exploration of the wide range of minerals including iron ore, copper, rock, phosphate, limestone, dolomite, gypsum, bentonite, magnesite, diamond, tin, tungsten, graphite, beach sands. It also operates only the mechanized diamond mines in the country at Panna in Madhya Pradesh, and it has registered office in Hyderabad, Telangana. हेड ऑफिस याद रख लें, कौन से ईयर के अंदर इसे बनाया गया याद रख लेंगे। और क्योंकि एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है तो आप मुझे ये बताएंगे इसे कौन सा स्टेटस दिया गया, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, कौन से स्टेटस एनएमडीसी को प्रोवाइड किया है। गूगल करना है, गूगल आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यक्ष ऐप। रिसेंटली न्यूज हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? यक्ष ऐप। यक्ष ऐप जो बच्चे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी तरफ से डेवलप की गई थी? नवरत्न स्टेटस है एनएमडीसी, जी हाँ। तो यक्ष ऐप जो बच्चे बनाई गई है बाय द उत्तर प्रदेश पुलिस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास है यक्ष ऐप जो कि हेल्प करती है पुलिस को, ठीक है। मतलब जल्दी से जल्दी अगर आप मतलब पुलिस की हेल्प करना चाहते हैं किसी भी तरीके से तो आप यक्ष ऐप से कर सकते हैं। इट स्ट्रेंथन्स द बीट पुलिसिंग विद एआई। तो उत्तर प्रदेश पुलिस रिसेंटली लॉन्च द यक्ष ऐप, हेल्प द इन ट्रेसिंग एंड आइडेंटिफाइंग द रॉबर्स विद इन 3 hours ऑफ द इंसिडेंट इन जौनपुर। So the app maintains multi-angle photographs of criminals, enabling the victim to confirm the identity of the perpetrator. So the app will instantly display the relevant missing reports registered at any police station, enabling the faster identification, reunification with the families. If child, elderly person, women or mentally ill individuals are found abandoned anywhere in the state. तो नाम याद रख लेंगे, यक्ष ऐप और उत्तर प्रदेश पुलिस की हेल्प के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे पोएट हैं और लिरिसिस्ट हैं आर वीरामुथु, who has been selected for the 60th ज्ञानपीठ अवार्ड, वीरामुथु, और इस कंट्रीब्यूशन इन विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज के अंदर जो है बच्चे ये अपने पोएम्स लिखते हैं, कौन सी लैंग्वेज के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं? वीरामुथु जिन्हें की जो है 60th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाएगा, ए, बी, सी और डी। और साथ ही में आप मुझे बताएंगे कि दैट 59th ज्ञानपीठ अवार्ड किन्हें दिया गया। ये 60 हो गया, 59 भी याद होना चाहिए ऑनलाइन। 59 ज्ञानपीठ अवार्ड जो 2024 के थे, कौन से पर्सनैलिटी थे? हिंदी के एक राइटर थे जिन्हें दिया गया था विनोद कुमार शुक्ला, जी हाँ। और उससे पहले ऑनलाइन 58 भी बता दीजिए, 2 पर्सनैलिटीज को दिया गया था, एक थे गुलजार जी, ठीक है, उर्दू के पोएट हैं गुलजार, उन्हें दिया गया था 2023 के अंदर। उनके अलावा एक और पर्सनैलिटी थे जो कि संस्कृत के स्कॉलर हैं, बताएंगे मुझे नेम, उन्हें दिया गया था गुलजार और राम भद्राचार्य जी, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो ये लास्ट 3 वाले तो याद रखने चाहिए आप, ठीक है। और कितना कैश प्राइस है ज्ञानपीठ के अंदर? साहित्य अकेडमी के अंदर तो 1 लाख मिला, साहित्य अकेडमी के अंदर 1 लाख मिला। 1954 के अंदर स्टार्ट किया, ज्ञानपीठ बाद में शुरू हुआ था 1961 के अंदर। इसमें कितने मिलेंगे? तो इसमें ऐसे बोलते हैं कि एक साहित्य अकेडमी, एक तुम्हें मिला, एक मुझे मिला, तो टोटल बन गए 11, ठीक है। 1 और 1 11 याद कर लेना, तो 1 और 1 2 मत बोलने लग जाना। तो 11 लाख रुपीज मिलते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड के अंदर। तो यहाँ पर जो हमारे पास पोएट है वो तमिल लैंग्वेज के अंदर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये देखिए हमारे पास है बच्चे वीरामुथु जिन्हें की जो है 60th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाएगा फॉर तमिल लैंग्वेज के अंदर जो इनके ज्यादातर कंट्रीब्यूशन है। तो द पोएट एंड द लिरिसिस्ट आर वीरामुथु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस 60th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2025, बिकमिंग 3rd तमिल राइटर। इनसे पहले कौन कौन से तमिल राइटर्स हैं? तो इनसे पहले हमारे पास हैं अकीलान जिन्हें 1975 के अंदर, देन जयकंथन जिन्हें कि 2002 के अंदर तमिल लैंग्वेज के अंदर ही थे दोनों पोएट्स, अवार्ड दिए जा चुके हैं। नेक्स्ट इनसे अलावा अगर हम देखें तो आर वीरामुथु जो है बच्चे, इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2003 के अंदर, पद्म भूषण अवार्ड 2014 के अंदर दिया जा चुका है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड जो बच्चे वो विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया गया था जो कि हिंदी लिटरेचर से रिलेटेड है। 58th ज्ञानपीठ अवार्ड 2 राइटर्स को दिया गया था, संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और उर्दू के पोएट हैं और लिरिसिस्ट हैं गुलजार जी जिन्हें दिया गया था 2023 में। तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो बच्चे ओल्डेस्ट तो नहीं बोल सकते हम क्योंकि इससे पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड है,
बट इट इज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर इन इंडिया। सबसे बड़ा लिटरेरी ऑनर जो है वो दैट इज ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, तो अवार्ड आपको दिया जाता है विद द कैश प्राइज ऑफ 11 लाख रुपीज, एक ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द हिंदू गॉडेस वाघ देवी और एक साइटेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ज्ञानपीठ अवार्ड 1961 के अंदर स्टार्ट किया गया था। सबसे पहला ज्ञानपीठ अवार्ड जो है बच्चों वो दिया गया था जीएस करूप जी को। उनकी लैंग्वेज कौन सी थी, तो वो लैंग्वेज जो है मलयालम के अंदर जो है वो लिखा करते थे। ठीक है, तो फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड। और जो लेटेस्ट हमारे पास है तीन तो याद रखेंगे 60, 59 और 58, कभी भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इट इज प्रेजेंटेड एनुअली बाय द भारतीय ज्ञानपीठ टू ऑथर फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड लिटरेचर। So the award is bestowed only on Indian writers writing in Indian languages including the 8 scheduled languages plus English। तो ये टोटल 23 लैंग्वेजेस के अंदर ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है, ध्यान रखना। साहित्य अकेडमी 24, ये 23, और 1954 या 1961। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रिंसिपल बिहाइंड द फंक्शनिंग ऑफ द एटॉमिक क्लॉक यूज्ड इन द नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इज बेस्ड ऑन ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी और डी। एटॉमिक क्लॉक कैसे जो है बच्चे वो वर्क करते हैं, ए, बी, सी और डी। न्यूज के अंदर था क्योंकि हमारा जो नाविक सिस्टम है उसके अंदर एक सैटेलाइट के अंदर एक जो हमारे पास एटॉमिक क्लॉक है वो बंद हो गया था, माल फंक्शन देखने को मिला। तो जनरली इट इज द वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स सच एज रुबीडियम एंड सीजियम। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो न्यूज में इसी वजह से था, इंडियाज नाविक नेटवर्क हिट बाय IRNSS 1F फेलियर आफ्टर द एटॉमिक क्लॉक malfunctions। तो हमारा जो सैटेलाइट सिस्टम है, नाविक सिस्टम, उसके अंदर हमारी जो सैटेलाइट्स हैं उनमें से एक सैटेलाइट के अंदर जो एटॉमिक क्लॉक है उसमें कुछ गड़बड़ाई, तो इसी वजह से न्यूज के अंदर था। ठीक है, तो द एटॉमिक क्लॉक इज एन अल्ट्रा प्रिसीजन टाइम कीपिंग डिवाइस दैट यूजेस द वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स जनरली रुबीडियम और सीजियम टू मेजर द टाइम। और बच्चे अगर एक एटॉमिक क्लॉक जो है वो गलत तरीके से काम कर रहा है तो ऐसे समझ लीजिए कि नाविक सिस्टम हमारा जो है, जो इंडिया का जीपीएस है, वो गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, एक्यूरेसी नहीं मिलेगी आपको। तो इन नेविगेशन सिस्टम दीज क्लॉक्स आर एसेंशियल बिकॉज इवन अ बिलियनथ ऑफ द सेकंड ऑफ एरर कैन लीड टू द लोकेशन इनएक्यूरेसी फॉर सेवरल मीटर्स ऑन द ग्राउंड। और ये नाविक सिस्टम एक्चुअल में हम अपनी मिलिट्री के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी इनएक्यूरेसी नहीं होनी चाहिए, इनके अंदर एरर्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, what is the primary objective of the RISA, that is timeless tribal initiative। तो एक इनिशिएटिव है RISA, टाइमलेस ट्राइबल इनिशिएटिव, और आप बताएंगे इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्या। ए, बी, सी और डी। मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से RISA इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया था, और बच्चे इसका मेन जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू प्रिजर्व एंड प्रमोट ट्राइबल क्राफ्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मुझे क्विकली आप बच्चे इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी बताएंगे, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है इसकी। RISA, टाइमलेस ट्राइबल इनिशिएटिव, और इसे इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो है दैट इज ट्राइफेड, TRIFED। तो न्यूज हमारे पास ये है दैट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज लॉन्च TRISA, दैट इज RISA, टाइमलेस ट्राइबल, a premium signature brand to promote the tribal craft and textiles। So the Timeless Tribal is a premium national brand for tribal textile, embroidery and handicraft designed to showcase India's indigenous craftsmen in domestic and global premium markets while preserving the cultural heritage। Minister of Tribal Affairs की तरफ से लॉन्च किया गया। Implementing agency is TRIFED, that is Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India। Next, न्यूज के अंदर था बच्चे फ्लोटिंग लिडार वॉइस सिस्टम रिसेंटली इन न्यूज वाज टेस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिनकी तरफ से बच्चे इसकी टेस्टिंग की गई थी, दैट इज द फ्लोटिंग लिडार वॉइस सिस्टम। ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी और डी। आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे बड़े वाला तो नहीं है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी has successfully tested an indigenous developed floating lidar buoy system off the coast of the Mattam in
तमिलनाडु। ये बच्चे एक हाई टेक्नोलॉजी ओशियन बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूज्ड टू मेजर द विंड कंडीशंस ओवर द सी। पहले तो ये वाली लाइन जो है ना वो याद रख लेना। रीजन, डायरेक्टली एग्जाम के अंदर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लिडार बॉय सिस्टम जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्या। इट कंबाइंस द फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म विद द लिडार टेक्नोलॉजी शॉर्ट फॉर light detection and ranging. It uses laser pulses to measure the atmospheric conditions with a high precision. Read only वाला है, मतलब as it is, कोई इतना ज्यादा डीप में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इसका मेन ऑब्जेक्टिव याद रख लें। नेक्स्ट, सिल्वर पिट क्रेटर रिसेंटली न्यूज इज लोकेटेड बीनीथ विच सी बेड ऑफ, कौन सी सी के अंदर आपको मिलता है बच्चे क्रेटर, इसका नेम रखा गया सिल्वर पिट। ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, और साथ ही में आप मुझे बताएंगे कि दैट कौन कौन सी कंट्रीज हैं पास में उस सी के। तो सिल्वर पिट क्रेटर हमें मिला है नॉर्थ सी के अंदर मिलता है, और ये कंफर्म किया गया कि यहाँ पर पहले कभी किसी ज़माने के अंदर यहाँ पर एक एस्ट्रॉयड जो वो हिट किया था। इसके चारों तरफ देखेंगे तो आपको बच्चे कौन सी कंट्रीज मिलती हैं, एक साइड पर यूके है, जी हाँ, और नेक्स्ट 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 डेनमार्क है एक साइड पर, और नीदरलैंड है एक साइड पर, ठीक है, मेनलैंड यूरोप आ जाएगा। तो एस्ट्रॉयड हिट द नॉर्थ सी, और ये हमारे पास जो है कंफर्म किया गया कि एक एंशिएंट एस्ट्रॉयड जो है वो हिट किया था नॉर्थ सी के अंदर, जहाँ पर हमें मिलता है क्रेटर जिसका नेम है सिल्वर पिट क्रेटर। ठीक है, तो ये हमारे पास सिल्वर पिट क्रेटर यूके के पास में है, इधर नीदरलैंड है, और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो हमारे पास और कंट्रीज जो है वो देखने को मिल जाती है, जर्मनी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नॉर्थ सी के पास में ज्यादा क्या, यूके ज्यादा पास में। So, new research has confirmed that the silver pit crater was formed by a massive asteroid impact on millions of the years ago. So, almost बचे 700 meters beneath the seabed in the North Sea, or around 80 miles from the coast of the Yorkshire in UK. So, silver pit is buried under the huge layer of sediments and was discovered in 2002. और ये अभी पता है कैसे चला, तो यहाँ पर हमें कुछ बचे ऐसे रॉक्स मिले हैं, तो वो रॉक्स तभी बनते हैं जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर हो। तो रिसर्चर्स आइडेंटिफाइड दी शॉक्ड क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पर, तो ये हमारे पास रॉक्स हैं। क्रिस्टल्स इन द रॉक सैंपल्स फ्रॉम द नियर बाय ऑयल वेल्स दैट ओनली फॉर्म अंडर द एक्सट्रीम शॉक प्रेशर ऑफ हाई वेलोसिटी स्पेस इम्पैक्ट। इतना पुराना है, छोड़ दो, लोकेशन याद रख लेना सिल्वर पिट क्रेटर की। नेक्स्ट, श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी ऑफ पंजाब, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। यहाँ पर बनाई जाएगी बच्चे श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, पंजाब की कौन सी सिटी के अंदर? आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, श्री अनंतपुर साहिब। तो पंजाब विधानसभा हैज अनोनिमसली पास्ड श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी पंजाब बिल 2026, जहाँ पर हम देखेंगे कि दैट कटिंग एज वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई जाएगी ऑन द नेम ऑफ द 9th गुरु ऑफ सिखिज्म, ठीक है, ऑन द सेक्रेड लैंड ऑफ श्री अनंतपुर साहिब। तो यहाँ पर जो है इस यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, अभी बनेगी तो फिर वापस से न्यूज़ के अंदर देखेंगे, अभी सिर्फ बात हुई है। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर डिफेंस से रिलेटेड, एरोस्पेस, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड जो है वो कोर्सेज करवाए जाएंगे। नेक्स्ट, कलिंजर फोर्ट रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल जियो हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। कलिंजर किला, कलिंजर फोर्ट कौन सी स्टेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा? तो ये वो है बच्चे जहां पर सबसे पहले हुमायूं ने जाकर अटैक करने की कोशिश की थी। कलिंजर फोर्ट इज इन उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो द हिल रीजन सराउंडिंग द कलिंजर फोर्ट इन बांदा was officially declared as the National Geo-Heritage Site by the Geological Survey of India. It is located in the Banda district of Uttar Pradesh. It is surrounded by the Vindhyas mountain and Ken river. तो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स देखें तो हमें बच्चे पता चलता है कि दैट इट वाज अ स्ट्रेटेजिक फोर्ट जो कि था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ गुप्त पीरियड। लेटर कलिंजर came under the Chandela dynasty, and during the time period of the Chandela kings the fort was developed into a military fort on one side and religious centers on the another side. तो ये हमारे पास है बच्चे द वेरी फेमस कलिंजर फोर्ट। ठीक है, बहुत ही प्यारा तरीके से बनाया गया फोर्ट। देन महमूद गजनवी,
कुतुबुद्दीन ऐबक, हुमायूं, दे ऑल्सो वांटेड टू अटैक, बट कभी भी वो जीत नहीं पाए कलिंजर फोर्ट को। फाइनली इन 1569 अकबर की तरफ से इस फोर्ट को जीता गया और फिर उन्होंने बीरबल को जो है ये गिफ्ट कर दिया था। तो आफ्टर द बीरबल द फोर्ट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द बुंदेल किंग छत्रसाल। आफ्टर देम द फोर्ट वाज ऑक्यूपाइड बाय द हरदेव शाह ऑफ पन्ना, और फिर बाद में 1812 के अंदर ये फोर्ट जो है ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के अंदर आ गया। तो अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग किंग्स जो हैं या पावर्स जो है वो इस फोर्ट के ऊपर कंट्रोल करती रही है। तो वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन ऑफ द कलिंजर फोर्ट इज द नीलकंठ टेम्पल जो इसके अंदर है। तो द शिवालिंगम इज ऑफ ब्लू स्टोन इन एडिशन टू द जाइंट 18 आर्म स्टैचू इन द टेम्पल। नेक्स्ट, इंडिया की रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026, ए बी सी और डी। ए बी सी और डी इंडिया की रैंक। टॉप के ऊपर कौन सी कंट्री है मुझे ये भी बता देना। टॉप के ऊपर बच्चे कौन सी कंट्री है जो लास्ट ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 9 कंसेक्यूटिव ईयर्स हो चुके हैं सबसे ज्यादा हैप्पी है वो। हम चल रहे हैं कहाँ पर, हम चल रहे हैं 116 के ऊपर। जी हाँ, टॉप के ऊपर आइसलैंड नहीं है बच्चे, फिनलैंड है। और सबसे लीस्ट अनहैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है मुझे ये बता दो। सबसे अनहैप्पीएस्ट कंट्री जो खुशी नहीं है कौन सी वाली है? लास्ट पर है अफगानिस्तान। ठीक है, और इंडिया की रैंक हो गई 116। हमारी रैंक लास्ट अगर ईयर्स देखें तो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? ऑनलाइन हमारी रैंक इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही? पहले तो मुझे ये बताओ कि आप इतने अनहैप्पी हो क्यों, क्या रीजन है इंडिया वाले इतने अनहैप्पी हैं? 118 से 116 हो रहे हैं, इंप्रूव हो रही है। मतलब हम पहले मतलब अगर ऑलमोस्ट 2 से 3 साल देखें 136 पर थे हम, 136 से 116 पर आए हैं। 20 पॉइंट्स तो हमने 20 रैंक तो इंप्रूव किए हैं। ठीक है, अब सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया की वजह से तो सब खुश होने चाहिए, इतने रील्स देखते हो। बहुत दुख है, पीड़ा है, ओके कोई बात नहीं, चलो बंद कर दो, कोई दुख नहीं, एक दूसरे की सुनेगा, क्लास के अंदर वापस आ जाइए। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर हमारी रैंक जो है 116 और फिनलैंड जो बच्चे टॉप कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया की रैंक जो है 136 थी 2022 के अंदर और यहाँ से हम 116 पर आ चुके हैं। तो मतलब इंडिया वाले खुश हो रहे हैं, अच्छी बात है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बाय वेलबींग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन पार्टनरशिप विद द गैलप एंड यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क UNSDSN की तरफ से ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। फिनलैंड टॉप के ऊपर, इंडिया की रैंक जो है बच्चे दैट इज 116। ठीक है, तो इंडिया की रैंक है 116 आउट ऑफ 147 कंट्रीज। तो यूएस की रैंक है 23rd। यूएस वाले 23rd के ऊपर क्यों है? उसके पास तो इतने अच्छे प्रेसिडेंट हैं, वो तो उन्हें देख देख कर ही खुश होने चाहिए। ये देखिए हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप है, मजा आ रहा है। कनाडा की रैंक है 25th, ब्रिटेन की रैंक है 29th। नॉर्डिक कंट्रीज जैसे कि बच्चे फिनलैंड हो गया, देन सिमिलरली हमारे पास आइसलैंड है, डेनमार्क है, स्वीडन है, ये टॉप के ऊपर चल रही है। 6 पैरामीटर्स है जिनके बेसिस के ऊपर ये इंडेक्स जो बच्चे रैंकिंग प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इज जीडीपी पर कैपिटा। अब समझ आया, एक्चुअल में हम खुश तो बहुत हैं लेकिन हमारी जीडीपी पर कैपिटा कम है बच्चे। 6 फैक्टर्स जिनके ऊपर ये इंडेक्स इवेल्युएट करता है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो आगे होंगी, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो पीछे होंगी। ठीक है, हमारी पर कैपिटा इनकम ज्यादा नहीं है तो हम पीछे ही होंगे। नेक्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगेन इंडिया के अंदर ज्यादा अच्छी नहीं है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर ज्यादा अच्छी है। सोशल सपोर्ट, देन फ्रीडम टू मेक द लाइफ चॉइसेस। बताना ये वाला पॉइंट बताना, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस कितना ज्यादा अच्छा है। कभी घर में ना मम्मी से पूछना कि मम्मी मेरी मर्जी की सब्जी या दाल बनेगी, तो पता चल जाएगा आपको दैट फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस। नेक्स्ट, जेनरोसिटी एंड देन परसेप्शन ऑफ करप्शन। तो ये हमारे पास बच्चे 6 इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर जो है वो एक्चुअल में कैलकुलेट किया जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो इंडिया जो है ऑटोमेटिकली 1 2 देन सिमिलरली बच्चे 3 और 4, ये बोल सकते हैं कि इन 4 पैरामीटर्स के अंदर हम पीछे चलते हैं, तो इसी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट, टॉप 5 कंट्रीज जो है बच्चे दैट इज फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, कोस्टा रिका और स्वीडन। नेक्स्ट, टॉप 5 अनहैप्पीएस्ट कंट्रीज है अफगानिस्तान, मलावी, बोत्सवाना, लेबनान और इजिप्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग खुश नहीं है। अफगानिस्तान में जाओ तो पता चलेगा कि लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। खुशी की डेफिनेशन ही अलग है ना। अब अगर वेस्ट वाले जो बच्चे वो खुशी को पर कैपिटा जीडीपी कर पर कैपिटा के हिसाब से देख रहे हैं,
वो गलत बात है उनकी। कभी बैठो इंडिया के अंदर आकर, गाँव के अंदर, पता चलेगा कि लोग जब एक साथ बैठते हैं, ठीक है, एक पेड़ के नीचे, तो कितने खुश हैं। और फिर वही कैलकुलेट कर लेते हैं कि यूरोप के अंदर लोग कितने खुश हैं, वो अलग-अलग बैठे हुए हैं। नेक्स्ट, एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला रिसेंटली न्यूज़ वाज कंडक्टेड इन व्हिच स्टेट? ए, बी, सी और डी? बताइए जल्दी से। चुगली करते हैं, आप इसी से ही तो खुश हैं। चुगली करके ही खुश हैं बच्चे वो। जब तक नहीं करते वो फिर थोड़े से सैड रहते हैं। अमोघ ज्वाला, अमोघ ज्वाला जो है इज इन उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सरसाइज ये करवाई गई थी। इज द करेक्ट आंसर। तो पुणे बेस्ड सदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी कंडक्टेड द एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला एट द बबीना फायरिंग रेंज इन उत्तर प्रदेश। तो ये 13 डे एक्सरसाइज थी, 6 मार्च से लेकर 18 ऑफ द मार्च। That validated the deployment of the mechanized forces with newly induced Apache attack helicopters, fighter aircraft drones, counter drone systems and network-enabled battlefield programs. लोकेशन याद रख लेंगे, किनकी तरफ से की गई है याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हल्दिया बल्क टर्मिनल recognized as India's first fully automated dry bulk cargo facility on Hooghly River has been developed by इनकी तरफ से बच्चे डेवलप किया गया है? ए, बी, सी और डी? ए, बी, सी और डी। हल्दिया बल्क टर्मिनल के ऊपर इंडिया फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड ड्राई बल्क कार्गो फैसिलिटी, तो और इसे डेवलप करने वाले हैं अडानी पोर्ट्स की तरफ से जो है, एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड कंपनी जो इनकी तरफ से डेवलप किया गया। और न्यूज़ के अंदर क्यों था? क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरफ से इसे जो है वो इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड हल्दिया बल्क टर्मिनल which is a fully automated dry bulk handling facility developed by Andani Ports and Special Economic Zone Limited at Haldia Dock Complex of Shama Prasad Mukherjee Port in Kolkata. So it has been recognized. हो गया, सिंपल वन लाइनर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, who became the first woman to win the best cinematography Oscar at 98th Academy Awards? A, B, C और D? ए, बी, सी और डी? फर्स्ट वुमेन जिन्हें दिया गया अवार्ड बच्चे फॉर द बेस्ट सिनेमेटोग्राफी एट ऑस्कर। ए, बी, सी और डी? ऑस्कर अवार्ड्स आ चुके हैं, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स आ चुके हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड आ चुके हैं, 2026 के एग्जाम्स के क्वेश्चंस बन चुके हैं। अगर आप 2026 में एग्जाम्स देने वाले हैं तो ध्यान रख लेना कि क्वेश्चंस बनने शुरू हो चुके हैं अभी। तो आंसर इज ऑप्शन बी, ऑटम ड्यूरल्ड आर्कापा। तो आइए जरा पढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ और बढ़ते हैं ऑस्कर की तरफ। ठीक है, तो ऑस्कर्स तो लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। बेस्ट पिक्चर अवार्ड वाज गिवन टू दी वन बैटल आफ्टर अनदर। स्टार लगा लो, एग्जाम्स के अंदर आएंगे इस साल 2026 में, यही क्वेश्चंस बनने वाले हैं। इससे पहले और भी काफी ज्यादा अवार्ड्स के अंदर आपको वन बैटल आफ्टर अनदर देखने को मिल चुकी है। बेस्ट एक्ट्रेस दैट वाज गिवन टू दी जेसी बकले। बेस्ट एक्टर माइकल बी जॉर्डन। देन बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमसन एंडरसन। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग गोल्डन। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यू। सेंटिमेंटल वैल्यू इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर चलना इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, बेस्ट पिक्चर नॉमिनी वाज गिवन टू पॉल थॉमस एंडरसन, उनकी मूवी दैट इज वन बैटल आफ्टर अनदर। तो ये मूवी काफी ज्यादा चल रही है, दो मूवीज चल रही है, ध्यान रखना अवार्ड्स के अंदर, एक है सिनर और एक है वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अवार्ड वाज गिवन टू द मूवी सिनर, और बच्चे फीमेल जो हैं तो वो थी ऑटम ड्यूरल्ड आर्कापा। बेस्ट फिल्म एडिटिंग वाज गिवन टू वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट साउंड वाज फॉर F1। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर वाज गिवन टू सिनर। तो रीड ओनली ये वाली जो है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहने वाले हैं। नेक्स्ट, सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल रिसेंटली न्यूज वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? कौन सी कंट्री जिनकी तरफ से बच्चे ये मिसाइल दैट इज सेजिल मिसाइल जो है, बैलिस्टिक मिसाइल, वो डेवलप की गई है? ए, बी, सी और डी? ए, बी, सी और डी? ईरान की तरफ से डेवलप की गई है, जी हाँ, और मेजरली अभी ईरान की तरफ से ये वाली स्ट्राइक बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज की जा रही है इसराइल के ऊपर। तो सेजिल अनलिस्ड ईरान फायर्स मिसाइल्स इन लॉन्ग वॉन्ड अबाउट
तो ईरान ऑफिशियली डिप्लॉयड द सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एक्टिव कॉम्बैट ड्यूरिंग द वेव 54 ऑफ इट्स मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट यूएस एंड इजरायली पोजीशंस। तो मिसाइल इज निकनेम्ड एज द डांसिंग मिसाइल, क्योंकि बच्चे ये मिसाइल जो है ये मिड एयर के अंदर ही काफी ज्यादा मैन्यूवरिंग करती है, जिससे इसे न्यूट्रलाइज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। क्या इसे जो आयरन डोम है या जो उनका थार्ड सिस्टम है वो कंट्रोल नहीं कर पाते और ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन लेकर आती है मिसाइल। तो द सेजिल ऑल्सो नोन एज द सजिल इज एन इंडिजीनियस 2 स्टेज मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, और इसे बच्चे ईरान के एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से इंडिजीनियसली जो है वो डेवलप किया गया, और इसकी जो रेंज है दैट इज 2000 किलोमीटर्स। रेंज याद रखेंगे, ठीक है, रेंजेस के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डंप साइट रेमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम, जिसे कि हम DRAP बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट एम्स टू अचीव 100% डंप साइट क्लियरेंस विद इन 1 ईयर ऑफ अडॉप्शन। इट इज इंप्लीमेंटेड अंडर द स्वच्छ भारत मिशन 2.0। और आप बताएंगे कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। कमेंट सेक्शन के अंदर मूवीज चल रही हैं, कोई धुरंधर 2 देख रहा है, कोई सिनर देख रहा है, कोई वन बैटल आफ्टर अनदर देख रहा है, हॉरर मूवीज पूछी जा रही हैं। इधर आ जाओ, बाद में आपस में सजेस्ट करना, लास्ट में टाइम देंगे, आंसर कीजिए। आंसर इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जी हाँ। तो न्यूज कहती है हमारे पास, तो न्यूज है हमारे पास बच्चे, गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड DRAP दैट इज डंप साइट रेमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम टू फास्ट ट्रैक द क्लियरेंस ऑफ लेगेसी वेस्ट डंप साइट्स अक्रॉस द अर्बन इंडिया। तो कोई भी मेजर सिटी में एंटर करने से पहले ना आपको वो सिटी का एक बड़ा सा डंप साइट दिख जाती है, कूड़े का ढेर मिल जाता है, गवर्नमेंट बोल रही है कि उन्हें क्लियर करते हैं अब जरा, तो उसके लिए एक प्रोग्राम लेकर आए DRAP। So it follows a structured and fast-tracked approach to remove the garbage mountains and reclaim the land for productive use, such as park बन सकती है वहाँ पर डंप साइट पर, कम्युनिटी फैसिलिटीज बनाई जा सकती है, वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। तो ये जो एक्चुअल में DRAP इनिशिएटिव है बच्चे, गवर्नमेंट ने नवंबर 2025 के अंदर लॉन्च किया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द स्वच्छ भारत अर्बन मिशन 2.0। तो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव जो है कि हम 100% जो डंप साइट्स हैं उन्हें 1 साल के अंदर अंदर जो है वो क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, की फीचर्स जैसे कि लक्ष्य 0 डंप साइट टारगेट्स, इट सपोर्ट द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 गोल ऑफ एलिमिनेटिंग द डंप साइट बाय सितंबर 2026। टारगेट याद रख लेना, सितंबर 2026 तक डंप साइट जो है बच्चे वो उन्हें कंप्लीटली एलिमिनेट करना चाहते हैं। फोकस ऑन हाई इंपैक्ट साइट्स, प्रायोरिटाइज 214 मेजर डंप साइट्स अक्रॉस 202 अर्बन लोकल बॉडीज where 80% of legacy waste is concentrated। गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी ऑफ 550 रुपीज पर टन फॉर लेगेसी वेस्ट रेमेडिएशन। देन 5P फ्रेमवर्क जो है बच्चे वो लॉन्च किया गया। 5P फ्रेमवर्क का मतलब है पॉलिटिकल लीडरशिप, पब्लिक फाइनेंसिंग, पार्टनरशिप, पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल सपोर्ट याद रखेंगे, टारगेट याद रखेंगे, ठीक है, सितंबर 2026 तक हम कंप्लीट करना चाहते हैं। Next, consider the following statements about the BCCI Naman Award 2026. First statement है, Polly Umrigar Award, that is the Best International Men's Cricketer Award, was given to Shubman Gill. Then Colonel C.K. Naidu Lifetime Achievement Award was given to Rahul Dravid. Best International Debut Man Award was given to Harshit Rana। और आप बताएंगे कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, A, B, C और D। फिर मैं आपसे एक आधा क्वेश्चन और पूछूंगा, फिर देखते हैं कौन उसका करेक्ट आंसर करता है। बेस्ट इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेटर अवार्ड किन्हें दिया गया था ऑनलाइन? बेस्ट इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेटर अवार्ड गिवन टू वुमेन क्रिकेटर अवार्ड। मेन वाला तो इधर लिखा हुआ है, विमेन वाला बताओ मुझे। हाँ जी, बेस्ट इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेटर अवार्ड, और यहाँ पर जो है बच्चे देखो लिखा हुआ है कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये मेल कैटेगरी के अंदर राहुल द्रविड़ को दिया गया है, फीमेल कैटेगरी के अंदर किन्हें दिया गया? स्मृति मंदाना इज करेक्ट आंसर। फीमेल कैटेगरी के अंदर टू दी कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मेल राहुल द्रविड़ इंडिया के कोच। फीमेल के अंदर बताना किन्हें दिया गया? फीमेल के अंदर मिताली राज। ओके, बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू, मेल के अंदर हर्षित राणा, फीमेल के अंदर कौन है? फीमेल के अंदर बता दो मुझे, बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू फॉर फीमेल्स। यस,
चलो ये जो आंसर करेगा उसके पिछले जितने क्वेश्चंस हैं वो माफ है ना, 7 खून माफ, पीछे वाले जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो सब माफ। दीप्ति शर्मा इज इनकरेक्ट आंसर बच्चे। अब आगे हमारे पास आंसर रोलिंग थंडर की तरफ से आंसर आया और विकी की तरफ से आंसर, ठीक है, एन श्री चरणी। जी हाँ, आगे याद, ओके। तो सभी के सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आइए जरा चलते हैं बच्चे नमन अवार्ड्स की तरफ। तो बीसीसीआई की तरफ से नमन अवार्ड 2026 प्रोवाइड किए गए थे, जिसमें बेस्ट इंटरनेशनल मेंस क्रिकेटर अवार्ड वाज गिवन टू शुभमन गिल। इन विमेन के अंदर जो बच्चे स्मृति मंदाना, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वाज गिवन टू रॉजर बिनी। इनके अलावा राहुल द्रविड़ हैं और मिथाली राज, ठीक है। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर इन 2024-25 विमेन कैटेगरी के अंदर स्मृति मंदाना। डेब्यू इंटरनेशनल, बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू हर्षित राणा और वुमेन के अंदर एन श्री चरणी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऐश्वर्या राय नहीं है, ऐश्वर्या राय वाह, क्रिकेटर कब से हो गए। देन हाईएस्ट रन गेटर इन वनडे इंटरनेशनल वाज गिवन टू स्मृति मंदाना वुमेन कैटेगरी। हाईएस्ट विकेट्स इन वनडे इंटरनेशनल वुमेन कैटेगरी के अंदर दीप्ति शर्मा। लाला अमरनाथ अवार्ड फॉर बेस्ट ऑलराउंडर इन डोमेस्टिक लिमिटेड ओवर कॉम्पिटिशंस was given to आयुष महात्रे जो कि मुंबई से हैं। एंड देन सिमिलरली लाला अमरनाथ अवार्ड फॉर बेस्ट ऑलराउंडर इन रणजी ट्रॉफी was given to हर्ष दुबे, विदर्भ रीजन से खेलते हैं। और माधवराव सिंधिया अवार्ड फॉर द हाईएस्ट रन गेटर इन रणजी ट्रॉफी was given to वाई वी राठौड़ ऑफ विदर्भ, जो विदर्भ टीम से खेलते हैं। नेक्स्ट हु हैज बीन नेम्ड एज द रेसिपिएंट ऑफ द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026। अब थोड़ा सा क्विकली करते हैं, कंप्लीट करते हैं जल्दी जल्दी, क्लास थोड़ी सी लेट चल रही है हमारी। ए बी सी और डी, रेसिपिएंट ऑफ स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026। आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, काव्य मदानी। जी हाँ, तो ये आ गया हमारे पास काव्य मदानी, जिन्हें जो है बच्चे अवार्ड दिया गया स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026। तो इज द यंगेस्ट लॉरेट एंड द फर्स्ट यूएन ऑफिशियल टू रिसीव दिस अवार्ड। So it is regarded as the world's most prestigious award for water related work. 1991 से जो ये अवार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है एनुअली, एंड इट इज अवॉर्डेड बाय स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे कोई भी पर्सन जो वाटर को कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं वो सब एलिजिबल हैं। बस आप खुद अपना नेम जो है वो नहीं दे सकते कि मैं एलिजिबल हूँ और मुझे ये अवार्ड दिया जाए। किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपका नेम जो है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। Anyone can submit a nomination for the Stockholm Water Prize. Self nominations जो है वो allowed नहीं है। So the award is presented by H.M. King Carl 16 of Sweden. फर्दर कुछ याद रखने चल जाएगा, नाम याद रख लेना, नेम बच्चे काव्य मदानी, ठीक है। नेक्स्ट, चरण स्थली इनिशिएटिव रिसेंटली न्यूज इज रिलेटेड टू। चरण स्थली किससे रिलेटेड है? ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। चरण स्थली इनिशिएटिव, और ये बच्चे जो है रिलेट करता है टू द जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो टेरर विक्टिम्स हैं तो उन फैमिलीज को गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रीब्यूटेड द अपॉइंटमेंट लेटर्स टू 50 नेक्स्ट इन ऑफ टेररिज्म विक्टिम्स अंडर द शरण स्थली इनिशिएटिव इन श्रीनगर। तो ये जो इनिशिएटिव के अंदर बच्चे जो भी टेररिज्म के विक्टिम है, टेरर के विक्टिम्स हैं, तो उन्हें जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड अवॉर्डेड एज द मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026। इन्हें दिया गया अवार्ड मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026। ए बी सी और डी। Again, one-liner news. Answer is William Dalrymple. Option C is the correct answer. So the historian William has been awarded with the 2026 Mark Linton History Prize for his book Golden Road: How Ancient India Transformed the World. Very important, बच्चे बुक याद रख लेंगे कि इनकी तरफ से लिखी गई है, कौन सा अवार्ड इन्हें दिया गया। So the Mark Linton History Prize is an annual $10,000 award given to the book of history on any subject that combines the intellectual or scholarly distinction with the facility of expression. Okay. Next,
Small hydro power development scheme has been approved for which period? A, B, C or D? Small hydro power development scheme कौन से पीरियड जो है बच्चे के लिए अप्रूव की गई है? A, B, C और D? गवर्नमेंट चाहती है कि स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंस्टॉल किए जाएं इंडिया के अंदर। 300 मेगावाट तक की टोटल कैपेसिटी गवर्नमेंट चाहती है और इन्हें लॉन्च किया गया है टिल 2026-27 से लेकर फिस्कल ईयर 2030-31 तक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम, तो इट सपोर्ट द इंस्टॉलेशन ऑफ स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स विद टोटल कैपेसिटी ऑफ 1500 मेगावाट्स अक्रॉस द कंट्री। तो मेनली जो है वो हिली रीजन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के लिए जो है ये स्कीम लाई गई है। इसके लिए 2026-27 से लेकर 30-31 तक जो है ये चलने वाली है स्कीम। मेनली अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से जो बच्चे सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो वो प्रोवाइड की जाएगी ऑफ 3.6 करोड़ पर मेगावाट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड 2.4 करोड़ पर मेगावाट फॉर अदर स्टेट्स। ठीक है, तो मतलब नॉर्थ ईस्टर्न के लिए थोड़ी सी ज्यादा जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। टोटल एलोकेशन ऑफ 30 करोड़ टू सपोर्ट द गवर्नमेंट एजेंसीज इन प्रिपेयरिंग द डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स फॉर अबाउट 200 फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। और जनरली ये जो प्रोजेक्ट्स होंगे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट रहने चाहिए। ठीक है, जनरली जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स रहने चाहिए। और गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी चीजें इसमें होंगी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर से आपको जो है वो प्रोक्योर करनी है। मेक इन इंडिया को भी साथ में रखेंगे। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट बिल 2026। रिसेंटली गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की थी ट्रांसजेंडर पर्सन बिल के अंदर, और आप बताएंगे कौन सी इनमें से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इट प्रपोजेज अ मेडिकल अथॉरिटी हेडेड बाय द चीफ मेडिकल ऑफिसर टू एग्जामिन द जेंडर सर्टिफिकेशन केसेस। इट इंट्रोड्यूसेस द ग्रेडेड पनिशमेंट इंक्लूडिंग द फाइन अप टू 5 लाख रुपीज फॉर क्राइम अगेंस्ट द ट्रांसजेंडर पर्सन। और कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ध्यान से आंसर करना, ऐसा ना हो कि लास्ट के अंदर आते आते गलत कर दो। पहले से बोल रहा हूं गलत नहीं करना। ए, बी, सी और डी एंड आंसर इज बच्चे, आंसर अलग अलग आना शुरू हो गए। बी भी है, सी भी है, तो आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बी नहीं है। तो क्या डरना है? ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। तो यूनियन गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द बिल इन लोकसभा फॉर अमेंडमेंट टू द ट्रांसजेंडर पर्संस एक्ट इन 2019। तो ये जरा देखते हैं क्या क्या हमारे पास जो बच्चे वो अमेंडमेंट की जाएंगी। So the Transgender Person Amendment Bill 2026 proposes modification in 2019 law that protect the transgender person from discrimination and ensures their welfare. तो आइए जरा देखते हैं चेंजेस हैं क्या। फर्स्ट, रिमूवल ऑफ राइट टू सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी। अब ये सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी क्या है? तो बच्चे ये ना कंसेप्ट पहले आ चुका था, मतलब हमारे 2019 वाले एक्ट के अंदर था। कोई भी पर्सन बोल सकता है कि मैं अपने आप को क्या परसीव करता हूँ, बोल रहे नहीं ऐसा नहीं होता। अब कोई मेल है वो बोलेगा कि सर मैं अपने आप को मेल परसीव नहीं कर रहा, मैं अपने आप को फीमेल परसीव कर रहा हूँ, तो मुझे सब जो बेनिफिट्स फीमेल्स को दिए जाते हैं वो मुझे फीमेल्स वाले बेनिफिट्स चाहिए। ये वाला कंसेप्ट ना यूरोप के अंदर, यूएस के अंदर काफी ज्यादा चल रहा है। दैट आई डोंट परसीव माई सेल्फ एज अ मेल, मैं अपने आप को फीमेल परसीव करता हूँ। फीमेल्स बोल सकते हैं कि मैं तो मेल हूँ, मुझे लगता है मैं मेल हूँ। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि इसे जो है रिमूव करते हैं कि ये सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर्स बताएंगे आप क्या हो। ठीक है, नेक्स्ट, द अमेंडमेंट प्रपोजेस द डिलीशन ऑफ द सेक्शन 4 पार्ट 2 ऑफ द 2019 एक्ट व्हिच रिकॉग्नाइजेस द पर्सन्स राइट टू सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी। अब इसमें हुआ क्या एक्चुअल में सोचो, तो सेल्फ परसीव्ड का मतलब क्या है? तो यूएस के अंदर ना ये कंसेप्ट चला कि कोई भी मेल जो है बच्चे वो बोल सकता है कि मैं अपने आप को परसीव करता हूँ एज ए फीमेल, तो वो जाकर फीमेल्स की लीग के अंदर खेल रहे हैं। वो मेल पर्सन जो है वो फीमेल्स के साथ सपोज कीजिए कोई भी स्पोर्ट्स के अंदर अगर कंपीट करेगा तो वो तो जीतेगा ही। मेल्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, वो अपने आप को बोले कि मैं परसीव करता हूँ एज अ फीमेल। ठीक है, तो जितने भी बेनिफिट्स हैं फीमेल्स वाले वो सब बेनिफिट्स भी ले रहे हैं, बट एक्चुअल में तो मेल है। बट वो बोले नहीं, बट आई परसीव माई सेल्फ। तो मैंने बोला ऐसा कुछ इंडिया में नहीं है, फॉरेन में चलता है। हमारे यहाँ पर अगर आप परसीव कर रहे हो कि आप फीमेल हो, पहले डॉक्टर्स बताएंगे। So the redefinition of the transgender person. So the bill narrows the definition to include socio-cultural identities such as hijra, kinner, ठीक है, the persons with intersex variations, individuals with the congenital biological variations,
in sexual characteristics. It excludes the persons identifying solely based on the self-perceived gender identity and gender fluidity. तो इसे निकाला गया है कि ये self perceived वाला concept नहीं है. Next, the definition also includes the individuals forced to adopt the transgender identity through mutilation, castration, hormonal procedures, and coercion. So the bill introduces the concept of authority, that is a medical board headed by the chief medical officer, to examine the gender certification cases. That the authorities decide. खुद decide नहीं करोगे आप. So change in the transgender certification procedure. So instead of automatic issuance, अब जो है बच्चे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो पहले रिव्यू करेंगे रिकमेंडेशन फ्रॉम द मेडिकल अथॉरिटी बिफोर ग्रांटिंग द सर्टिफिकेट. पहले बहुत इजीली दिए जाते थे, अब नहीं है. मैंडेटरी जेंडर सर्टिफिकेशन रिवीजन आफ्टर द सर्जरी. तो पर्सन्स undergoing the sex reassignment surgery must apply for the revised gender certificate. जो पहले वॉलंटरी था अब बोला गया कि नहीं आपको ये करना पड़ेगा. So the new provision allows the transgender persons to change their first name in official records subject to the new definition criteria. Then कोई भी पर्सन अगर बच्चे डिस्क्रिमिनेट करता है विद ट्रांसजेंडर, जैसे कि डिनाइल ऑफ द पब्लिक असेस टू द पब्लिक प्लेसेस, पोस्ट लेबर करवाते हैं उनसे या कुछ भी ऐसा, तो उन्हें जो है इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अप टू जो है 5 लाख रुपीज जो है वो पे करना पड़ेगा. गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं ट्रांसजेंडर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, जैसे कि स्माइल स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाएंगे. तो स्कीम का नेम है द सपोर्ट फॉर द मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन एंड मेडिकल कवरेज फॉर SRS. नेक्स्ट, नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, तो जिसके अंदर बच्चे एक डिजिटल इंटरफेस है दैट अलाउज द ट्रांस पर्सन्स टू अप्लाई फॉर द ID कार्ड्स. Then गरिमा गृह which is a shelter home that are provided by the governments, जहाँ पर बच्चे जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो रह सकते हैं. Then inclusive education, so NCERT has introduced teacher training modules to sensitize the educators about the gender diversity and inclusion. तो गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव चल रहे हैं. चलिए, तो ये हो गया हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट. और अब जो है मुझे आप बताइए कि दैट कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए. आज वाला थोड़ा सा ज़्यादा इजी था वीकली वाला ना, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चों के 40 आउट ऑफ 40, 37, 38 तो ये करेक्ट होने ही चाहिए. 38 सॉरी, ओके, काउंट ही नहीं किए. 37, 38, 39, 40, हाँ 40 वाले आज ज़्यादा होंगे हमारे पास, क्योंकि थोड़े से हमारे पास रिलेटिवली अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन ईजी थे, ट्रैप्स भी ज़्यादा नहीं थे. 40, 38, नाइस. सर मैंने पहले 10 मिस कर दिए. बच्चे पहले 10 जो है वो आपको ना पार्ट 1 के अंदर मिल जाएंगे. ये पार्ट 2 वाली वीडियो थी, पार्ट 1 वाली वीडियो हमारी बीच में रुक गई थी. तो अभी क्या करेंगे, दोनों वीडियोस को क्लब कर देंगे. ठीक है, जो बाद में देखने वाले स्टूडेंट्स हैं लाइव नहीं देख रहे वो बाद में देख लेंगे, उन्हें एक ही वीडियो देखने को मिलेगी. चलो आगे चलते हैं और रिवीजन हेडलाइंस की तरफ देखते हैं जरा. तो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हमारे पास हैं. जो सेंटिनो has been officially taken as the office as the new president of Chile. कैपिटल बताते चलना जरा बच्चे, चिली की मुझे कैपिटल क्या है. देन भूमिका श्रेष्ठ जो कि एक 37-year-old LGBTQ राइट एक्टिविस्ट है, हैज मेड हिस्ट्री बिकमिंग नेपाल्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर विमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. इंपॉर्टेंट है बच्चे, नाम याद रखेंगे. नेक्स्ट, HDFC बैंक्स पार्ट टाइम चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अतुना चक्रवर्ती रिजाइंड विद इमीडिएट इफेक्ट. Next, Agriculture Insurance Company of India Limited has launched Krishi Sakhi initiative to empower the women farmers. Next, Union Minister Piyush Goyal will move a motion in Lok Sabha seeking permission to withdraw the Jan Vishwas Bill 2025 as Parliament continues the second phase of the Union Budget 2026-27 session. Next, Rashtrapati Bhavan has hosted the Purple Fest to celebrate the achievement and talents of दिव्यांगजन एंड प्रमोट द इंक्लूसिविटी. पर्पल फेस्ट याद रख लेना बच्चे किससे रिलेटेड है, न्यूज के अंदर था पर्पल फेस्ट, इट इज रिलेटेड टू, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं. नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन इज सेट टू इनॉग्रेट द समृद्ध ग्राम डिजिटल, दैट इज फिजिकल और डिजिटल सर्विसेज पायलट प्रोजेक्ट एट उमरी विलेज इन मध्य प्रदेश. देन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज लॉन्च्ड 24 स्पीड पोस्ट on 17th of the March 2026 to provide next day guaranteed delivery services. Then उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया ई स्वास्थ्य धाम, that is real time health monitoring during the चार धाम यात्रा. तार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है, ई स्वास्थ्य धाम. नेक्स्ट, गुड़ी पड़वा ऑल्सो नोन एज दी संवस्त्र पर्वो.
Padvo is observed in Maharashtra and Goa. Next, 2026 Matua Dharm Mela celebrating the 215th birth anniversary of Shri Shri Harichandra Thakur is held in North 24 Parganas, 24 परगना वेस्ट बंगाल के अंदर. नेक्स्ट, महाराष्ट्र गोसेवा कमीशन टू ऑर्गेनाइज ग्रैंड एग्जीबिशन जिसका नेम होगा गव टेक फ्रॉम मार्च 20 से लेकर 23 ऑफ द मार्च. देन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से बच्चे दिव्यांग वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है हैज रीनेम्ड द दिव्यांग वेलफेयर डिपार्टमेंट एज द दिव्यांग एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट. नेक्स्ट, गुजरात लॉन्चेस स्टेट वाइड वैक्सीनेशन ड्राइव अगेंस्ट द फुट एंड माउथ डिजीज. Next, Ugadi is Telugu and Kannada New Year observed in Andhra Pradesh, Telangana and Karnataka. Then पुलिस की तरफ से बच्चे स्टार्ट किया गया है ऑपरेशन वज्र प्रहार टू कॉम्बैट द ड्रग ट्रैफिकिंग इन अनंतपुर. नेक्स्ट, इंडियन इंडोनेशिया की तरफ से हैव पार्टनर्ड इन रिस्टोरेशन ऑफ द प्रबनन टेम्पल कॉम्प्लेक्स. दोनों ही कंट्रीज का नाम याद रख लेना, कौन सी दो कंट्रीज हैं जिनके साथ मिलकर जो बच्चे ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स को रिस्टोर किया जा रहा है. नेक्स्ट, इंडियन बॉक्सर्स कंक्लूडेड इन दी वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 इन बैंकॉक और हमारे पास है टोटल 5 मेडल जिसके अंदर 1 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है. नेक्स्ट, मयंक चक्रवर्ती जो है इंडिया के 94th चेस ग्रैंड मास्टर एंड फर्स्ट एवर जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन से है. तार लगा लेना, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं. लेटेस्ट इंडिया के ग्रैंड चेस मास्टर कौन है? तो आंसर इज मयंक चक्रवर्ती. ठीक है. नेक्स्ट, किमी Antonelli won the 2026 Chinese Grand Prix. Then recently IIT Guwahati research team developed the MXene based catalyst that can both produce hydrogen efficiently from the water and act as a photocatalyst in desalination. Important, read only. Then US based Sentinel Therapeutics recently signed a deal with the South Korea's PRG SNT to develop the progranulin, a pill that is aimed at treating the Hutchinson Gilford प्रोगेरिया सिंड्रोम. इंपॉर्टेंट थोड़ा कम, ये वाला यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे. बाकी सब न्यूज जो है वो आपकी चलेंगी किससे? रीड ओनली बेसिस के ऊपर चलेंगी. नेक्स्ट, ऑस्बेकिया इज द न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट स्पीशीज इन द मानस नेशनल पार्क. छोड़ दीजिए. नेक्स्ट, इंडियन नेवी इज पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2026 विच इज अ यूएस लेड मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर. यस, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, recently second edition of Indian Ocean Ship Sagar commenced a maritime security cooperation initiative in southwest Indian Ocean region. Then INS Sudarshini arrived at the Valletta, Malta for the expedition that is Lokayan 2026. Next हमारे पास है बच्चे क्वेश्चन ऑफ द डे जिसमें आप बताएंगे that the annual Freedom Shield 2026 joint military exercise is conducted between which two countries. एक्सरसाइज का नेम है फ्रीडम शील्ड. कौन सी दो कंट्रीज हैं जिनके बीच में बच्चे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है? ए, बी, सी और डी. ठीक है. चलिए, तो ये हमने बच्चे कवर किए हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. मंडे से लेकर फ्राइडे तक किए. टेंशन मत लेना, सैटरडे वाला जो आपका आज का करंट अफेयर्स है वो इवनिंग के अंदर होगा. 4 o'clock आपकी बच्चे डेली सीए की क्लास होगी और जो आज के करंट अफेयर्स हैं तो फिर हम नेक्स्ट वीकली क्लास जो होगी उसके अंदर कवर कर लेंगे. ठीक है. चलिए, तो मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लास में. तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.